21-22 पे ही चलवाना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द बच्चा पार्टीज। मेरे सारे शेरों को वेरी गुड मॉर्निंग। शेर और शेरनियां दोनों हैं, तो दौड़ने के लिए तैयार हो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेक्चर, नया चैप्टर। अभी तक चैप्टर देखा जाए तो यही पहला है। इससे पहले तो हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मुझसे पढ़े हैं। मैंने डिफरेंशिएशन करा दिया, इंटीग्रेशन करा दिया, मैक्सिमा पढ़ा दिया, मिनिमा पढ़ा दिया, एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है ना। हाँ, वेक्टर्स नहीं करा है। कई लोग आप सोच रहे होगे सर वेक्टर्स नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे वेक्टर्स पढ़ेंगे बाबा। वेक्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो मोशन इन 2 डायमेंशन में है। उससे पहले वेक्टर्स नहीं आता। मोशन इन 1D में वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक आध क्वेश्चन में पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती। मोशन इन 2D, मोशन इन अ प्लेन, वहां पे मैं आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, फिर मोशन इन प्लेन पढ़ाऊंगा। तो घबराओ मत, नर्वस आइएगा नहीं, ठीक है। पढ़ाया जाएगा, वेक्टर्स भी पढ़ाया जाएगा, पर अभी जो इन चैप्टर्स में यूज होगा उसमें वेक्टर्स की जरूरत नहीं है। यूनिट डायमेंशन में कहां है वेक्टर्स की जरूरत? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया अभी। और जब हम लोगों को मोशन इन अ प्लेन में जरूरत पड़ेगी ना वेक्टर की, मैं तब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तैयार हो आज के इस लेक्चर के लिए? एक महा चैप्टर स्टार्ट हो गया। महा चैप्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी चैप्टर में सारे फॉर्मुलेस आ जाते हैं भाई। बहुत सारे फॉर्मुलास है जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। जो सारे चैप्टर्स के मिला जुला के फॉर्मुलेस है ना, ये चैप्टर आपको पढ़ा देता है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत जोरों शोरों से तैयारी करेंगे इस चैप्टर की। इसके अलावा आप लोगों को डीपीपी के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन डीपीपी का नहीं था। उसका एक रीजन था, वो क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था। तो वो सॉल्यूशन मैं आज करा देता हूं, पहले करा दूंगा, तो घबराओ मत। वो सॉल्यूशन मैंने यहां मेन क्लास के लिए बचा के रखा है, क्योंकि डीपीपी में टाइपो था, टाइपिंग एरर था, ठीक है ना। सो वो क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे, और एक आधा क्वेश्चन मॉड्यूल का भी देख लेंगे जो आप लोगों ने मुझसे डाउट में पूछा है, वो भी डिस्कस हो जाएगा। सही तैयारी चल रही है ना? रिवाइज कर रहे हो ना डेली बेसिस पे? इस बार सिलेक्शन कंफर्म मान के चलू ना मैं लिख लू ना, अपने नोटबुक में लिख लू ना डॉक्टर के साथ आपका नाम, चढ़ा दू ना? बिल्कुल चढ़ा देता हूं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद क्या है, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। आप बहुत भर भर के क्वेश्चंस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और सिलेक्शन इस बार कंफर्म्ड है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रिकैप दे दूंगा मैं आपको। एक आपको फॉर्मूला बता दूंगा एरिया, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन के साथ साथ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप जानते हो, और एरिया ऑफ एलिप्स। हम एलिप्स की इक्वेशन और एरिया निकालेंगे, इनकी इक्वेशन भी निकालेंगे, इक्वेशन भी देखेंगे। इनकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, और इनका एरिया क्या होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चले शुरू करें फिर। आप लोग ध्यान से देखो, फटाफट हम शुरू करने वाले हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का डाउट है। तो ये किसी बच्चे ने मॉड्यूल में पूछा है, तो ये मॉड्यूल क्वेश्चन है, तो ये मॉड्यूल का डाउट है किसी बच्चे का, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 61 होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान से देखो। वो कह रहा है यूज अ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एक्स इंटरवल। आपको 0 से b दिया है। बेसिकली हम लोगों को y इज इक्वल टू 2x इंटीग्रेशन करना है इसका बेटा। अरे इंटीग्रेशन कैसे करते थे, याद है? हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ा था y dx, और यहां y की जगह कितना दिया है बताओ? y की जगह कितना दिया है? 2x दिया है। y की जगह कितना दिया है? 2x दिया है। 2x dx, और लिमिट कैसे बताई जाएगी, कहां से कहां तक जाना है? आप देखो 0 से b जाना है। x की लिमिट डलती है यहां पे, x की वैल्यू 0 से b, x की वैल्यू 0 से यहां पे जाएगी b। क्या ये इंटीग्रेशन आसान है? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा ना बेटा यहां पे, और लिमिट जाएगी 0 से b। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की पावर 1 से बढ़ जाता है और पावर नीचे भी आता है। क्या यही बन जाएगा? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर, बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर हम लिमिट डालेंगे 0 से b। यही होगा ना, 2x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट डालेंगे 0 से b। 2 से 2 कट जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह b डालोगे, माइनस फिर 0 डालोगे, तो यहां से आंसर क्या, सिर्फ b स्क्वायर आएगा।
आंसर क्या सिर्फ बी स्क्वायर आएगा? ये क्वेश्चन किस किसने सॉल्व कर लिया था बताओ फटाफट मुझे कमेंट्स में। जिसका भी ये डाउट था उसने पूछा था, तो मैंने एक बार इसको सोचा आप लोगों के सामने रख देता हूं। 2-3 बच्चों ने ये डाउट में डाला हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां डिस्कस किया। ओके, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, आसान है, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन करना था लैंग्वेज क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होना बच्चे। y इज इक्वल्स टू 2x दिया है, मैंने बस y की जगह 2x डाला है और इंटीग्रेट कर दिया लिमिट में। ठीक है ना, डन हो गया, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। 2 कैंसिल हो रहा है, 2 को मत लिखना बच्चा, 2 कैंसिल हो गया। कई बच्चे इसका आंसर 2b² लिख रहे हैं, 2b² नहीं है, सिर्फ b² है, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, कट गया है बच्चे। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, ये डीपीपी का क्वेश्चन था जिसमें गड़बड़ थी, ठीक है ना, इसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। ये डीपीपी में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 था डीपीपी में, अगर आपने ध्यान से देखा हो, पर इसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है यहां पे, इसलिए मैंने ये डीपीपी के सॉल्यूशंस में नहीं डाला, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस इन द लाइव सेशन। मैं चाह रहा था लाइव क्लास में डिस्कस कर लूं। गलती क्या हुई है इनसे, यहां पे टाइपिंग एरर हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, एक्चुअल क्वेश्चन में यहां प्लस होना चाहिए था। ये क्वेश्चन होगा जिसके हिसाब से इसने ऑप्शन डिजाइन की है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें इसके हिसाब से होंगे। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गई है इनसे, टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहां 2 इंटू एक्स नहीं है, यहां 2 इंटू साइन एक्स नहीं है, 2 प्लस साइन एक्स होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन है। अब इंटीग्रेट करो। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 के साथ क्या आ जाएगा आपको पता है, एक्स, और साइन का क्या होता है बच्चों, साइन का क्या होता है, कॉस या माइनस कॉस, माइनस कॉस। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। और 1/x का क्या होता है, ln x, ठीक है ना, यानी कि log x बेस e प्लस सी। क्या ये आंसर आना चाहिए था, क्या यही आंसर आना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट चॉइस, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया मैंने डीपीपी में इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं डाला, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। सो आई वांट यू टू क्लैरिफाई कि ये गलत ना हो जाए, कि कोई मिस ना कर दे, क्योंकि डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, कई बच्चे उससे पहले सॉल्व करके निकल जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे डाल दिया है, ठीक है, डन। ओके, अच्छा, वीडियो सॉल्यूशन हेल्पफुल है डीपीपी के, आप लोगों को मजा आ रहा है, वीडियो सॉल्यूशंस पूरे देखते हो ना, सारे बच्चे देख लेते हो ना, जहां अटकते हो वीडियो सॉल्यूशंस में अपलोड करा देता हूं, नेक्स्ट डे अपलोड हो जाते हैं। कल तो मैंने सेम डे ही करा दिए थे, तो आप लोगों को उससे मदद मिलेगी बेटा, ठीक है। चलो, रिवीजन मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं इसका समरी लेक्चर 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं इसका थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, उसमें मैं चाह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया अपने हैंड रिटन नोट्स में दूं, तो थोड़ा टाइप लिखने में टाइम लग जाएगा। उसको हम इस तरीके से मैं लिख रहा हूं कि आप लोगों को देखने में भी मदद मिले, ठीक है। तो आपको वो बिल्कुल मिलेगा, समरी लेक्चर मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ताकि सब उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। ओके, डन है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करा रहा हूं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एक जनरल इक्वेशन होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन पढ़ी आपने। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये किसकी जनरल इक्वेशन थी, स्ट्रेट लाइन की। बट ऐसे ही इलिप्स की भी एक जनरल इक्वेशन है। इलिप्स होता क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इलिप्स कैसा दिखता है, अंडे जैसा, ऐसा सा कुछ नजर आता है आपको, है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है ना। इलिप्स ऐसा दिखता है, यानी कि एक सर्कल है जिसको आपने खींच दिया है। मतलब आप ऐसे करो कि एक सर्कल बनाओ और उसको ऐसे खींच दो, तो ये इलिप्स बन जाएगा। आप देख सकते हो इसका भी कहीं, जैसे सर्कल में सेंटर होता है, तो ये भी कुछ सेंटर जैसा ही है इसका। बट आप देख सकते हो ये साइड लंबी है और ये छोटा है, तो यहां पे आप इसको भी इलिप्स कह सकते हो, इसको भी इलिप्स कह सकते हो। तो इलिप्स कुछ इस शेप से नजर आता है हमें, दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स, कुछ अंडे जैसा आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड इलिप्स। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, देखो अगला चैप्टर कई बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप बेसिक मैथ्स के बिना पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हो बेटा, बेसिक मैथ्स सिर्फ इसलिए है ताकि वहां अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाए तो आपको समझने में टाइम ना लगे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इलिप्स की बात करें, ये दोनों ही इलिप्स हैं, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। याद रखोगे, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर इलिप्स, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर इलिप्स। ये इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाला इलिप्स बनाना है या ये वाला, आपके माइंड में यही आ रहा होगा ना कि सर हमें बताओ आपको कैसे पता चलता है कि ऐसे वाला इलिप्स बनाना है या ऐसे वाला इलिप्स बनाना है।
इनमें से कौन सा इलिप्स बनेगा सर, कैसे पता चलता है? ठीक है ना, हम लोग वैसे देखो जनरल इक्वेशन में इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इससे भी बड़ी बनती है, एक और जनरलाइज होता है, बट हम लोगों के सिलेबस में जो इक्वेशन है ना वो ये है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये बनाना है या ये बनाना है? एक चीज ध्यान रखना, जो ये चीज होती है इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं बी। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। आप ध्यान से देखो, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी डिस्टेंस है, जो यहां पे ये पूरा डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। सॉरी, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो बड़ा है वो क्या हो गया, मेजर, और जो छोटा है वो क्या हो गया, माइनर। मेजर का मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस आप क्या क्या होगे, ये मेजर एक्सिस बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस। और यहां से लेके यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है, इसको आप बोलोगे माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो यहां छोटा ये है तो माइनर है, ये बड़ा है तो मेजर है। ठीक है ना, माइनर मेजर, माइनर मेजर। इसमें क्या होगा, इसमें ये मेजर है, आप बोलोगे सर इसमें तो ये मेजर है, इसमें वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गई, वाई डायरेक्शन में मेजर एक्सिस हो गई। और ये क्या हो गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, माइनर हो गया। तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी मेरी, माइनर एक्सिस। अगेन ये डिस्टेंस जो एक्स पे है, जो डिस्टेंस उसको लेना है ए, और वाई पे जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं बी। ए और बी क्या है, ए क्या है, मेजर एक्सिस का आधा, और बी क्या है, माइनर एक्सिस का आधा। ए को हम बोलते हैं सेमी, सेमी का मतलब आधा होता है। ठीक है ना, ए कौन सी एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है ना, यहां पे पहले वाले एलिप्स के लिए ए सेमी मेजर एक्सिस है, और बी क्या है, सेमी। सेमी का मतलब आधा होता है। ये मेरा सेमी माइनर एक्सिस है, एक सेमी मेजर एक सेमी माइनर। बड़ी वाली एक्सिस का आधा ए, ये क्या हो गया मेरा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये मेरी आधी है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, दिस इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। यहां पे क्या होगा आप बता सकते हो, यहां के लिए क्या होगा, यहां बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है और ए छोटा है, तो ए को आप बोलोगे सेमी माइनर, ए को क्या बोलोगे, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है ना, और बी को क्या बोलोगे, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है ना, यहां पे बी को क्या बोलोगे, सेमी मेजर एक्सिस। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? तो जनरल इक्वेशन सबसे पहले देखो हमारी इलिप्स की ये है। अब दोनों तरीके के इलिप्स बन सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। इस वाले में क्या बड़ा है आप देख सकते हो, इस वाले में क्या बड़ा है, अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो ऐसा इलिप्स बने, और अगर मेरा बी ए से बड़ा है तो ऐसा इलिप्स बनेगा। ठीक है ना, अगर ए बी से बड़ा है तो ऐसा इलिप्स बनेगा, और अगर बी ए से बड़ा है, अगर ये साइड इससे बड़ी है तो ऐसा इलिप्स बनेगा। तो ये दोनों ही इलिप्स की इक्वेशंस हैं। बस आपको इतना सोचना पड़ता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं, पर पहले आप इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद क्या रखना है, अपने दिमाग में क्या बात एकदम फिट कर लेनी है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि इलिप्स की इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम ध्यान से देखें, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है। ए बी से बड़ा तो ये वाला इलिप्स, ए बी से छोटा तो ये वाला इलिप्स। यहां पे ये मेजर एक्सिस, यहां पे ये माइनर एक्सिस, यहां पे ये माइनर एक्सिस, यहां पे ये मेजर एक्सिस। ठीक है, ओके, सिंपल है, बहुत आसान है। मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूं। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से आप ऐसे देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पहचानना है कि ये किसकी इक्वेशन है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये इलिप्स है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। पहचानो, पहचान सकते हो, क्या ये पैराबोला है, क्या ये इलिप्स है, क्या स्ट्रेट लाइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हो, बोलो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लिख सकते हैं ना इस तरीके से, हाँ लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर करो, यहां पे a मेरा 4 आ गया और b मेरा 5 आ गया, है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, 1। आप कंपेयर करोगे इन दोनों को आपस में, a की जगह 4 आ गया, b की जगह 5 आ गया। तो यहां पे मेरा a b से छोटा है, तो यानी कि b मेरा मेजर एक्सिस पे होगा। अब आप यहां पे कैसा इलिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोचो यहां पे किस तरीके का इलिप्स बनेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है।
अब यहां पे किस तरीके का इलिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां पे बी बड़ा है, यानी कि कुछ इस तरीके का इलिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का इलिप्स आप समझ रहे हो। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे बी बड़ा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, और ये डिस्टेंस कितना हो गया अगर आप कंपेयर करो तो 4। समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्लियर है। ध्यान से देखो, ऐसे ही कर सकते हैं ना, आसान है ना, बताओ मुझे, बिल्कुल आसान है ना, कर लोगे ना, अगर एग्जाम में आएगा इलिप्स पहचान लोगे ना। ओके, अब मुझे बस आप लोग इतना बता दो, चलो अगर आपको समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय, मान लो यहां पे लिखा है 9 और इज इक्वल्स टू 1, तो आप ए क्या लोगे और बी क्या लोगे, बस कंपेयर करके मुझे ये बता दो, ए क्या लोगे और बी क्या लोगे, ए क्या लोगे बी क्या लोगे, ए क्या लोगे बी क्या लोगे, फटाफट बताओ। अगर ये इक्वेशन है, क्या ये एलिप्स की है, क्या ये एलिप्स की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। ए लोगे आप, क्या यहां पे 2 है सर, तो √2 ले लो ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहूं मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ए मेरा यहां पे √2 हो जाएगा और बी मेरा यहां पे 3 हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहां भी क्या है, बी ए से बड़ा है, ऐसा ही एलिप्स बन जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ए को 2 नहीं लेना है, कई बच्चे देखो ए को 2 ले रहे हैं, मुझे पता था यहां गड़बड़ कर देंगे, ए 2 नहीं है और बी 9 नहीं है, ए स्क्वायर 2 है और बी स्क्वायर, आप ए स्क्वायर को 2 डालो, ए स्क्वायर 2 है बी स्क्वायर 9 है, तो ए मेरा √2 आएगा बेटा और बी मेरा 3 आएगा। ठीक है, ध्यान से करो बेटा, कंपेयर करो, ध्यान से करो, इसलिए मैंने दिया ये क्वेश्चन, मुझे पता था गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं एलिप्स, क्या एलिप्स कभी आएगा, कहां आप देखते हो एलिप्स को, कौन से चैप्टर में देखते हो, कोई बताएगा मुझे कमेंट्स में, मैं देखता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो आप सोचो, आप लोगों ने अगर पूरी फिजिक्स पढ़ी है, एक बार सुनी है, राइट, याद ना भी हो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, कहां कहां एलिप्स काम आता है, कौन से चैप्टर में आता है, बताओ कौन से चैप्टर में आता है, आपको क्या लगता है किस चैप्टर में एलिप्स का इस्तेमाल होता है, चलो बताओ जल्दी बताओ। एसएचएम में होता है, एसएचएम में इक्वेशन आती है एलिप्स की, वेरी गुड, प्रणय ने एक सही सोचा है। ग्रेविटेशन में भी आता है, एसएचएम और ग्रेविटेशन, हमारे जो पाथ होते हैं ना, हमारे जितने भी हमारे अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सबका पाथ सन के अराउंड इलिप्टिकल है, इलिप्स है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल, इलिप्स पाथ होता है इसका, जानते हो ना, इसका इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्स कहते हैं इसको। और दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें, एसएचएम में आता है, मैं एसएचएम वाली इक्वेशन लिखवा दूंगा यहां पे कि एसएचएम में कैसे दिखती है, वो वाली इक्वेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, उनमें ज्यादातर आता है, उन 2 चैप्टर्स में खासकर आपको देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम या एसएचएम, उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, एसएचएम की इक्वेशन में मिलेगा। बट अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, यहां पे इलिप्स का एरिया जरूर लिख लो आगे बढ़ने से पहले, फिर मैं एसएचएम में दिखाऊंगा कैसे दिखेगा। एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का अगर आपको एरिया निकालने के लिए आ जाए तो क्या फॉर्मूला है यहां पे, अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लो ये मेरा इलिप्स है, ठीक है ना, कैसा भी इलिप्स बना दूं मैं, उसका एरिया देखना है अगर हमें ध्यान से, और मैंने बोल दिया ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है ना। इलिप्स का जो एरिया होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पर इलिप्स में क्या होता है, पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी, ठीक है ना, क्या होता है बोलो, पाई इंटू ए बी, ठीक है ना, पाई इंटू ए बी, दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स का एरिया निकालना है, पाई इंटू ए बी लिख सकते हो, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना, कर लोगे, ये एरिया है इलिप्स का। अब सर्कल की अगर हम बात करें, सर्कल, अगर मैं सर्कल की बात करूं, वो इलिप्स से ही आएगा। अगर हम क्या करें, इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर हम इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर मैं चूज कर लूं ए और बी को बराबर, मैं कहूं ए और बी बराबर है, अगर ए और बी को बराबर चूज कर ले, यानी कि ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये जनरल इक्वेशन होती है ना, तो मैं ए और बी को बराबर चूज कर लूं, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, यही बन जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे इलिप्स कैसा बनेगा, आप सोचो, यहां इलिप्स सर्कल जैसा बनेगा, क्यों,
क्योंकि सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बराबर हो गए, दोनों एक्सिस बराबर है, जितना ए है उतना ही तो बी है ना। अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अब दोनों बराबर कर दो तो फिर ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा बोलो, यहां पे सर्कल बन जाएगा। यानी कि आप यहां से ए स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यही मेरी इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस, सर्कल इलिप्स ही होता है, सर्कल इज ऑल्सो इलिप्स। इलिप्स सर्कल होता है या सर्कल इलिप्स होता है, सर्कल इलिप्स होता है। सर्कल इलिप्स से आया है, इलिप्स आपने पढ़ा, उससे आपने सर्कल की इक्वेशन बना ली, यानी कि सर्कल, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर्कल को हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। ऑल सर्कल आर इलिप्स, ऑल सर्कल आर इलिप्स, ऑल इलिप्स आर नॉट सर्कल बट ऑल सर्कल आर इलिप्स। यहां पे ए किसकी तरह काम कर रहा है, यही सेमी मेजर एक्सिस है, यही सेमी माइनर एक्सिस है, या फिर आप इसको रेडियस भी कह सकते हो। यहां पे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस रेडियस की तरह काम करेगी, यानी कि यहां पे ए किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमी मेजर सेमी माइनर दोनों ही बराबर है, ये किसकी तरह काम करेगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ए किसकी तरह काम कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। एवरी सर्कल इज इलिप्स बट एवरी इलिप्स इज नॉट सर्कल, लिख दो यहां पे, ठीक है ना। एवरी सर्कल इज एन इलिप्स, हर सर्कल एक इलिप्स ही है, वो इलिप्स से ही तो आया है ना। बट एवरी इलिप्स इज नॉट सर्कल, एवरी इलिप्स इज नॉट अ सर्कल, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे, हर सर्कल इलिप्स है बट हर इलिप्स सर्कल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो देखो ध्यान से, आराम से देखो, बहुत ध्यान से देखो, समझ में आता रहेगा। और मैंने बार बार बोला है, चैट से ज्यादा जरूरी जो बोर्ड पे हो रहा है वो है। हो सकता है हम लोग बाद में देखें, हमें समझ में आ जाए, बट हम चैट में इतना ऑक्यूपाइड है कि हम समझ ही नहीं रहे सर क्या बोल रहे हैं, अपनी धुन में मगन है। सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूं, नहीं होता ऐसे सिलेक्शन। सिलेक्शन उसी का होता है जो फोकस करता है, ठीक है, जो फोकस से यहां पे देखेगा उसका होगा। ओके, मैंने बोला था एसएचएम में भी एक इक्वेशन आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस्तेमाल होता है। किसका एक इक्वेशन आती है आपको पता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपसे ग्राफ पूछता है एसएचएम में। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको जस्ट कंपेयर करनी है, ठीक है ना। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी का मतलब v है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब x है। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो यहां से एक इक्वेशन बनती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखो, मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, पढ़ाऊंगा ये एसएचएम में, मैं सिर्फ फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं। तो फाइनल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, v स्क्वायर बाय ओमेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप बस इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, एसएचएम में ये इक्वेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, हम पढ़ेंगे। अभी मत पूछना कमेंट्स में सर ये कैसे आई, मैं बताऊंगा भी नहीं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आप बस इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और सोचो, क्या ये इलिप्स जैसी इक्वेशन नहीं है, क्या ये इक्वेशन इलिप्स है या नहीं है, सोचो। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे 3 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। ये इक्वेशन बिल्कुल इलिप्स जैसी इक्वेशन है। अगर हम ध्यान से देखें, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे पोजीशन को डाल दो। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बना सकता हूं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन गया मेरा, ये मैंने ये वाई एक्सिस पे बनाया, ये एक्सिस पे बनाया। तो एक्स एक्सिस को देखो पहले, एक्स एक्सिस पे क्या है ए, एक्स एक्सिस पे देखो क्या है ए, एक्स एक्सिस कौन सी है ये, और वाई एक्सिस पे क्या है वी, वाई एक्सिस पे क्या है वी। थोड़ा ध्यान देना बच्चे, ठीक है ना। आप चाहो तो आप पहले एक्स लिख सकते हो, बाद में वाई लिख सकते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी। यानी कि अगर आप यहां इलिप्स बनाओगे तो आपका ऐसा इलिप्स बन सकता है। आपका इलिप्स कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। एक्स एक्सिस पे देखो ध्यान से, कितना डिस्टेंस है ए, यानी कि इस डिस्टेंस को आप लिखोगे ए, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ओमेगा ए। वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितना है, ओमेगा ए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे ओमेगा ए।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर यहां पे कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा पैराबोला बनेगा या फिर वो दूसरा वाला पैराबोला बनेगा, ये सोया हुआ पैराबोला बनेगा या जागा हुआ ठीक है ना। एक स्टैंडिंग पैराबोला होता है जो ऐसे खड़ा हुआ पैराबोला होता है, दूसरा लेटा हुआ पैराबोला। तो ये लेटा हुआ पैराबोला भी बन सकता है और वो खड़ा हुआ पैराबोला भी बन सकता है। डिपेंड करता है ओमेगा ए बड़ा है या ए। यहां पे क्या बड़ा है, यहां पे आपको इस डायग्राम में क्या बड़ा लग रहा है बताओ, ओमेगा ए बड़ा लग रहा है या ए बड़ा लग रहा है, आप बताओ, आप बताओ। चलो आपकी बात रख लेते हैं, यहां पे ए बड़ा लग रहा है या ओमेगा ए बड़ा लग रहा है, यानी कि यहां पे ए को मैंने ओमेगा ए से बड़ा माना है। मैं ये भी कह सकता हूं यहां पे ओमेगा ए से छोटा है, ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा ए से छोटा है, यानी कि आप ए को ए से काट दो, अरे ए को ए से काट दो तो ओमेगा 1 से छोटा है। यानी कि अगर मेरा ओमेगा 1 से छोटा हुआ तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मेरा ओमेगा 1 से छोटा हुआ, ये ग्राफ बनेगा तब जब ओमेगा 1 से छोटा होगा। ये ग्राफ कब बनेगा बोलो, जब ओमेगा 1 से छोटा होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में, मान लो इस बार नीट के एग्जाम में, बाकी चीजें भूल जाओ, छोड़ो कब पढ़ेंगे एसएचएम कब नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीजें भूलो, सोचो आपके पास ये इक्वेशन हो और आपसे बोले ग्राफ बताना है अगर ओमेगा 1 से छोटा है। तो अगर ओमेगा ए से छोटा है मतलब ओमेगा 1 से छोटा है तो ये ग्राफ बन जाए, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। बताओ चमक रही है ये बात। अगर ओमेगा ए से छोटा दिख रहा है ना भाई, अब प्लीज ये मत कहना कैसे, दिख तो रहा है सामने, ओमेगा ए से छोटा है तो ओमेगा ए से छोटा तो ओमेगा 1 से छोटा बेटा। अच्छा उल्टा सोचो, अगर मैं बोलता कि ओमेगा 1 से बड़ा है मतलब यहां पे क्या होगा, ओमेगा ए से बड़ा होगा। इफ अगर ऐसा होता तो कैसा पैराबोला बनता, आप सोचो इस केस में कैसा पैराबोला बनता, सोचो। यहां पे मेरी वेलोसिटी है, यहां पे मेरा एक्स है। अगर अब आप यहां पे पैराबोला बनाते तो यहां पे पैराबोला ऐसे बनता, क्योंकि आप खुद सोचो ना ओमेगा ए कौन सी एक्सिस पे है, हम देख सकते हैं वो वाई एक्सिस पे है। तो ये मेरा ओमेगा ए हो गया और एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा ए, दिख रहा है ना, ओमेगा ए से बड़ा है, ओमेगा ए से बड़ा है मतलब ओमेगा 1 से बड़ा है, ठीक है ना। ओमेगा ए से बड़ा है यानी कि अगर ओमेगा 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ। और अच्छा अगर ओमेगा 1 के इक्वल हो गया तो कौन बताएगा क्या होना चाहिए, सोचो। अगर सर ओमेगा 1 के बराबर ही हो गया तो क्या होगा सर जी, बताओ क्या होगा। अगर ओमेगा 1 के बराबर हो गया तो ओमेगा ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो 1 है, अरे ओमेगा तो 1 है तो ओमेगा ए के बराबर हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, सर्कल बन जाएगा। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा आपका बोलो, v वर्सेस x ग्राफ कैसा बन जाएगा, अब इस केस में सर्कल बन जाएगा, यानी कि ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये ओमेगा ए है और ये ए है और वो दोनों बराबर हो गए ना। अरे ओमेगा को 1 डालो, 1 से ए को मल्टीप्लाई करो, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा ना। तो ओमेगा ए के बराबर है तो ये सर्कल बन जाएगा इस केस में। समझ में आ गया आपको, मैंने पढ़ा दिया, ये एसएचएम में भी बताऊंगा फिर से, पर आपको अभी आइडिया दे दिया मैंने, ठीक है। जिसको क्लियर है कंजूसी मत करना, यहां क्लियर वाले बटन पे टाइप कर देना ताकि मुझे समझ में आए आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके डन, चमक गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो याद रख सकते हो आप। और जो हम लोगों ने कहा एलिप्स का दूसरा इस्तेमाल ग्रेविटेशन में, वहां एरिया के लिए यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको उसका एरिया भी बता दिया है। ओके पाई ए बी, डन, क्लियर, ओके ठीक है, चलो जी बढ़िया। सो एरिया ऑफ इलिप्स मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओरिजिनल चैप्टर जो हम लोगों को आज शुरू करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले मैं यहां पे यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपसे डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। चलो याद है, घर वाले आपको कुछ ना कुछ काम कहते रहते हैं, आप कुछ कर रहे होते हो, मान लो आप वीडियो गेम खेल रहे हो या फिर कुछ टीवी देख रहे हो, एकदम से मम्मी कुछ ना कुछ काम बोल देती है ना, बोल देती है ना, मुझे तो बोलती थी, सीधा बोल देती थी, जा बेटा जाके दूध लेके आ बाजार से। जब देखती थी ना मैं टीवी देख रहा हूं या कुछ काम कर रहा हूं, उसी टाइम जब मेरा फेवरेट सीरीज आ रही होती थी, मैं सीरियल देख रहा होता था या क्रिकेट मैच होता था, भाई साहब उस दिन तो पक्का उन्होंने कोई काम बोलना है, जा मार्केट से दूध लिया या जा बाजार से ये सेब लिया या जाके यार आलू खत्म हो गए जाके आलू लिया, कुछ तो बोलते हैं काम घर वाले, करना चाहिए, गलत बात नहीं है। पर जब आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो, आपका इंटरेस्ट बन रहा हो और आप सोच रहे हो कोई मुझे छेड़े ना, उसी टाइम घर वाले कोई काम बोलते हैं ना। हुआ आपके साथ कभी? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, ठीक है, होता है यार, होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई काम, नहीं तो बड़ा भाई बहन बोल देगा, कोई ना कोई तो कोई कह देगा कि जाके ये लिया। तो जब वो कुछ लाने के लिए कहते हैं आपको, मान लो आपसे बोला जाके आलू लिया बाजार से,
आपसे बोल दिया उसने जाके आलू लिया, तो आपको बता के भेजते हैं ना कितने आलू लेके आने हैं, बताते हैं ना, 1 किलो लिया, आधा किलो लिया, 2 किलो लिया, बताते हैं ना। यानी कि हम जो आलू लेके आते हैं वो मास के हिसाब से लाते हैं, हम किलोग्राम के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से लाते हैं। तो हम बाजार जब जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, तो हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। मतलब हमने आलू लेने गए तो हमने सब्जी वाले को कहा नाप के दे भाई, कह के भेजती है मम्मी, देख के लाइयो, ऐसी मत ले आइयो, बोलती है ना, देखियो ध्यान से वो नाप रहा हो, तोल रहा हो, बोलती है ना, अच्छे से मेजर करके लाइयो, देखियो ध्यान से, बोलती है ना, 1 किलो आलू लेके आ, ध्यान से देख के लाइयो, 1 किलो आलू लेके आइयो पूरे, बोलती है। तो यानी कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप बाजार से आलू लेने गए, है ना, आप पोटैटो लेने गए, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप बाजार से पोटैटो लेने चले गए तो आपने इसको मेजर किया, बिना मेजरमेंट के नहीं लाते, नहीं लाते तो टांगे तोड़ देती है मम्मी, आने नहीं देती घर पे, कहती है पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या, ऐसे लिया है, बिना देखे लिया है, पड़ती है ना झाड़। ठीक है, तो मेजरमेंट करवाते हैं पहले हम लोग, उसको मेजर करते हैं, कितना किलो ला रहे हैं, कितना ग्राम ला रहे हैं, बताया जाता है, तो हम उसको मेजर करते हैं। दूध लिया, दूध जब लेने जाते हो, या तो आजकल तो हम पैकेट में ले आते हैं, पहले हम डब्बे में लेके आते थे, तो वो बोलती थी आधा लीटर लिया, 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, बताती थी ना। तो जैसे आप पोटैटो ला रहे हो तो आप उसको मेजर करते हो, आप इसका मास मेजर करते हो। क्या मेजर करते हो, मास मेजर करते हो। आप मिल्क लेने जाते हो बाजार से, वो आपसे बाजार से दूध मंगाती है, तो क्या करते हो, उसका भी मेजरमेंट लेते हो, बिना मेजर करे नहीं लाते भाई, बिना मेजर करे लाओगे तो टांगे तोड़ दी जाएंगी बेटे घर पे, पहले बता रहा हूं मैं अभी वार्न कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर इसकी क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है ना, दूध किलोग्राम में लाते हो या फिर लीटर में लाते हो, लीटर में लाते हो भाई, दूध तो लीटर में लाया जाता है। ठीक है ना, हमारे यहां तो लीटर में मिलता है, आपका टाइम अलग है, आप तो पैकेट उठा लाते होगे। ठीक है, हमें तो बोला जाता था लीटर लिया, पैकेट पे भी लिखा होता है वो आधे लीटर का है, 1 लीटर का है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग जो भी चीज लाते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेरी क्लास कितनी देर की होती है, रोज मैं आप लोगों की क्लास लेता हूं, कितनी, क्या ड्यूरेशन है मेरी क्लास का, ड्यूरेशन और जगजोत सर क्लास, चलो ड्यूरेशन, जितनी देर मैं क्लास लेता हूं, ड्यूरेशन ऑफ जगजोत सर्स क्लास। ठीक है ना, मेरी क्लास का ड्यूरेशन क्या है, ये इंक बार बार हट रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। ड्यूरेशन ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर की क्लास लेता हूं मैं। ठीक है ना, जनरली कितने घंटे की क्लास लेता हूं, 2 घंटे की, है ना, तो 2 आवर्स। क्या आपने इसको भी मेजर किया, आप देख सकते हो यहां पे आपने घंटे में मेजर किया, यानी कि आपने क्लास का भी मेजरमेंट किया। तो फिजिकल क्वांटिटी यही है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं को कहते हैं जिनको मेजर किया जाए। एनीथिंग दैट वी कैन मेजर, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जगजोत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जगजोत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब अच्छे की कोई मेजरमेंट तो नहीं है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, जगजोत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जगजोत सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या आप मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जगजोत सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं कर पाओगे। जगजोत सर बहुत क्यूट है, सर आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, कितनी प्यारी बातें कर लूंगा मैं, क्या आप उसको मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो दुनिया में हर चीज मेजर नहीं की जा सकती। हमारी मां हमसे बहुत प्यार करती है, सबकी मां करती है, पर क्या उसके प्यार को मेजर कर पाओगे, कोशिश भी मत करना, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना, इंस्ट्रूमेंट कम पड़ जाएंगे, मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कि वो मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो हम लोग बात करते हैं फीलिंग्स की, इमोशंस की, इनका मेजरमेंट नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाय बड़ी गर्मी है सर, आप टेम्परेचर तो मेजर कर सकते हो, बट बहुत गर्मी है, हॉटनेस, कोल्डनेस, ऐसे मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, टेम्परेचर कर सकते हो, वो अलग चीज है, बट ऐसे नहीं बोल सकते सर बहुत घबराहट हो रही है, सर मन अच्छा सा नहीं हो रहा, सर बहुत डर लग रहा है, सर पता नहीं नीट क्लियर होगा नहीं होगा, सर बहुत डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है, मेजर कर लोगे नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, डन। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, जिनका इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया जा सके। ठीक है ना, जिनका इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया जा सके, उन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन है, काम की है भैया, डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए ना अपने को। ठीक है ना, अब प्यार मोहब्बत वाली बातें तो हो गई जगजोत सर के साथ, पर डेफिनेशन भी तो सर ही बताएंगे ना। तो एनीथिंग दैट वी कैन मेजर, तो देखो मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूं, ये
that are used to describe the laws of physics are known as physical quantity। तो ये physical quantities है जिनसे आप फिजिक्स के लॉज वगैरह भी लिख पाओ ताकि आप उनका मेजरमेंट कर सको। अरे कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें मेजरमेंट्स तो चाहिए ना, पुट तो करोगे ना कुछ, तो इसलिए हमने फिजिकल क्वांटिटीज बना दी। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, वधिया जिहा कंसेप्ट है। फिजिकल क्वांटिटी अपने नू समझ आ गई है, सारे नू समझ आ गई है ना, ठीक है ना, वधिया ना। चलो जी कमेंट्स में लिख दो बहुत वधिया सर जी, वधिया जी। चल अब मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। पोल ले लेता हूं आपसे, चलो पोल ले लेता हूं, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? मास, डिस्प्लेसमेंट, हैप्पीनेस, टाइम, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जल्दी से बताओ। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जल्दी से बोलो जी। चलो जी वधिया जी, हुण फटाफट लिख दो केड़ी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? अभी ये भूवी, ठीक है, चीकू, धोनी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? पता है आप लोगों को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? मुझे तो लग रहा है यहां पे चीकू कह रहे होंगे सभी। हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं आप लोगों ने सही आंसर किया, मैं बहुत खुश हुआ ये देख के आपने सही आंसर किया, पर मैं उसको मेजर नहीं कर पा रहा। हालांकि यहां परसेंटेज आ रही है बट मैं मेजर नहीं कर पा रहा मैं कितना खुश हूं, ठीक है। चले आगे बढ़े, समझ में आ गया अच्छी तरीके से चीकू। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ, ग्राफ। अच्छा अब एक बात करते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। दो बच्चों को खड़े कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, यहां पे हम लोगों ने खड़ा कर दिया गौतम को, यहां पे गौतम है, ठीक है ना, और यहां पे कौन खड़ा है हमारे, यहां पे कौन खड़े हैं, कोहली, ठीक है ना। एक गौतम और कोहली दोनों खड़े हैं यहां पे, ठीक है। अब भाई गौतम बाजार से 2 किलो सेब ले आया है, यहां से ना ये बाजार से क्या कर रहा है, 2 किलो सेब ले आया। कितने सेब लेके आया भैया? 2 kg एप्पल्स। कितने? 2 kg एप्पल्स, ठीक है ना, 2 kg एप्पल्स, ठीक है। फिर इन्होंने कोहली को दे दिए, तो कोहली के पास वो 2 kg एप्पल्स आ गए। गौतम ने लाके कोहली को 2 किलोग्राम क्या दे दिए? सेब, प्यारे प्यारे सेब दिए। बट कोहली ने कहा कि मेरे पास ज्यादा सेब है। गौतम ने इनको 2 किलो सेब दे दिए, कोहली ने कहा मेरे पास तो ज्यादा सेब है क्योंकि मेरे पास तो 2000 ग्राम सेब है। क्या ये सच है? किसके पास ज्यादा सेब है? कोहली, गौतम ने अपने सेब कोहली को दे दिए, कोहली कह रहा मेरे पास ज्यादा सेब है। क्या ये बात सच है? ये ज्यादा है, 2000 ज्यादा होता है ना 2 से। क्या ये सच कह रहा है? कुछ गड़बड़ है या फिर सही बात है? बताओ मुझे। ये कह रहा है मेरे पास 2 किलोग्राम सेब थे, मैंने कोहली को दे दिया। कोहली कह रहा है नहीं तुमने मुझे ज्यादा दिए हैं, तुमने 2 किलोग्राम थोड़ा दिया है, तुमने 2000 ग्राम दिए मुझे। क्या कोहली सही कह रहा है? यहाँ पे 2000 ग्राम दिए, क्या ये सही कह रहा है? 2000 ज्यादा होता है 2 से, है ना। आप कहोगे सर 2000 तो ज्यादा होता है 2 से, सर सही तो है। क्या सही है? यहां पर कुछ गड़बड़ है। सेम है, सेम है। क्यों? क्योंकि सर यूनिट बदल दी है हमने, यानी कि क्वांटिटी नहीं बदली। हमने एक बार किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट ले लिया। अब गौतम भाई बाजार से सेब लेके आए, नाप तोल के ही तो लाए। गौतम भाई बाजार से सेब लाए, नाप तोल के ही तो लाए। तो जो नाप लिया, तोल लिया, उसका मेजरमेंट सेम रहेगा, बस आप यूनिट बदल रहे हो। आप क्या बदल रहे हो? यूनिट बदल रहे हो। तो यूनिट बदलने से मतलब आप पहले किलोग्राम में लिख रहे थे, आप ग्राम में लिख रहे थे, यानी कि यूनिट बदलने से फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती। यूनिट बदलने से फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती। और अगर कोई चीज नहीं बदलती उसको क्या कहते हो? मैथ्स में क्या कहते हो? इफ समथिंग डज नॉट चेंज, उसको क्या कहते हैं मैथ्स में? कांस्टेंट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। अगर आपने एक बार मेजरमेंट ले लिया, आफ्टर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज with change in unit, with change in unit। तो यूनिट के बदलने से फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करती। अब जैसे गंभीर ने यहां लिखा, ये किसका मेजरमेंट लिया बोलो? ये उसके मास का मेजरमेंट लिया। सेब का जो मास है उन्होंने मेजर किया 2 किलोग्राम। तो आप देख सकते हो एक नंबर वैल्यू है, एक यूनिट है, यहां पे भी एक नंबर वैल्यू है, एक यूनिट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? समझना ध्यान से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? n इंटू यू।
एन का मतलब नंबर वैल्यू, जैसे यहां पे नंबर वैल्यू क्या है 2 और यूनिट क्या है केजी। कोली के लिए नंबर वैल्यू क्या है 2000 और यूनिट क्या है ग्राम, यानी कि नंबर वैल्यू इंटू यूनिट। मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर वैल्यू, नंबर मतलब जो उसमें एक नंबर छुपा है यार, 2 है 2000 है जो भी है, और यू का मतलब यहां पे यूनिट है। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है ना, आप ही ने तो बोला ये बराबर है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं N1U1 इज N2U2? मैं ऐसे लिख सकता हूं N1U1 इज N2U2। अरे इनकी नंबर वैल्यू को मैंने बोल दिया N1, इसकी यूनिट को बोल दिया U1, इसकी नंबर वैल्यू को बोल दिया N2 और इसकी यूनिट को बोल दिया U2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं N1U1 इज N2U2? अगर आप यूनिट बदलोगे नंबर वैल्यू बदलेगी, पर देखा जाए ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं NU इज अ कांस्टेंट। NU इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है मेरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदल रही, NU हमेशा कांस्टेंट है। मैं 2 किलोग्राम लाया तो 2 किलोग्राम ही रहेंगे। अब आप उसको मिलीग्राम में लिखो, आप उसको ग्राम में लिखो, ठीक है ना, आप किसी भी यूनिट में लिखो, आपका नंबर वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। इसका प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रहा, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोले, हम लिख सकते हैं NU इज अ कांस्टेंट। NU इज अ कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? NU इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे बताओ, अगर मैं N इंटू यू को ग्राफ बनाना है, अब आप लोगों को अगर मैं आपसे बोलूं N इंटू यू कुछ कांस्टेंट है ना, कुछ कांस्टेंट है, आपने कहा सर कांस्टेंट को हमने C लिख दिया। क्या लिख दिया? NU एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने C लिख दिया, तो N इज इक्वल्स टू क्या C बाय यू लिख सकते हैं? क्या मैं N इज इक्वल्स टू C बाय यू लिख सकता हूं? सोचो, लिख सकता हूं। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनका रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स? अगर मैं U बढ़ाऊं तो N बढ़ेगा या घटेगा? सोचो, U डिवाइड में आ रहा है, C के डिवाइड में आ रहा है, तो N डायरेक्टली रिलेटेड है U से या इनवर्सली? डायरेक्ट का मतलब U बढ़ा N बढ़ा, U घटा N घटा, इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब U बढ़ेगा तो N कम होगा और U कम होगा तो N बढ़ जाएगा। तो ये देखने में पता चल रहा है उल्टा डिपेंड कर रहे हैं, मतलब N इज इनवर्सली रिलेटेड टू U। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो किस तरीके का ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? मैंने आपको बोला था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ या c/x का ग्राफ बनाओ। कैसा ग्राफ बनता था? यहां पे y एक्सिस पे आप क्या रख रहे हो? यहां पे y एक्सिस पे क्या रखोगे? बोलो, n रखोगे, और x एक्सिस पे क्या रखोगे? u रखोगे। किस तरीके का ग्राफ पढ़ाया था मैंने आपको इसके लिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाया था। किस तरीके का ग्राफ पढ़ाया था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके से कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। किसका ग्राफ पढ़ा रहे हैं हम लोग? N वर्सेस U। ध्यान रखना, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं? N वर्सेस U, ठीक है ना, N और U के बीच का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को क्लास में, पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। N वर्सेस U का ग्राफ, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है ना, एक बढ़े तो दूसरा कम हो जाए, ठीक है ना। U इंक्रीज, अगर U इंक्रीज तो N डिक्रीज, तो N क्या करेगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर U डिक्रीज करेगा तो N इंक्रीज करेगा। यही मतलब है इनवर्स रिलेशन का। पर अगर ग्राफ पूछा जाए इसके बीच में नहीं, अगर आपसे ग्राफ बोला जाए N वर्सेस 1/U, अब देखो फॉर्मूला क्या था, पहले सोचो। N इज इक्वल्स टू हमने बोला था C/U। अब आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है? सोचो सोचो, ग्राफ किसके बीच में बनाना है हम लोगों को? N और U के बीच में तो नहीं बनाना। किसके बीच में बनाना है? N और 1/U। मैंने कहा था जब ऐसे घबरा जाना, मतलब ऐसे कुछ है तो घबरा मत जाना, क्या करना? अब 1/U है ना, 1/U को कुछ मान लो। क्या मानू? मान लो मैंने x मान लिया। क्या मान लू? मैंने क्या लेट कर लिया? लेट 1/U इज x, और अब डाल दो यहां पे, तो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? c इंटू एक्स आ जाएगा। आप 1/U को x मान रहे हो तो 1/U की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x। अब सोचो, n वर्सेस 1/U या फिर n वर्सेस x का ग्राफ बनाना है तो कैसा ग्राफ बनेगा? बोलो, ये लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर आप n वर्सेस u का बना रहे थे तो हाइपरबोला था,
पर आप 1/u का बना रहे हो बाबा, 1/u को x मान लो, 1/u को x मान लो, फिर आप देख सकते हो n इज इक्वल टू cx बन जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा यहां पे? सिंपल सा स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा यहां पे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि प्लस 0 है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन में c 0 है, 0 इंटरसेप्ट है ना। अगर आप y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो तो वो 0 है, y इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है ना। इसलिए ये ग्राफ कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन से करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपको ये ग्राफ भी दे दे, पर ये ग्राफ क्यों नहीं सही है? क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, ओरिजिन से चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अच्छा और सोचो, अगर उसने बोल दिया NU का ग्राफ बनाओ, ना तो n का, ठीक है ना, n वर्सेस u हम बना चुके हैं, n वर्सेस 1/u बना चुके हैं, वो बोल रहा है n वर्सेस u बनाओ, ठीक है ना, NU वर्सेस u। NU वर्सेस u मतलब वो कह रहा है कि NU का ग्राफ बनाओ, y एक्सिस पे आप NU रखो। क्या रखो? NU। और यहां पे क्या रखो? u। अरे NU तो चेंज नहीं कर रहा ना, हमने पढ़ा ना, NU क्या है? कांस्टेंट है। NU क्या है? C के बराबर कांस्टेंट है। मतलब यहां पे अगर बोले NU और U के साथ ग्राफ बनाओ, तो भैया बिल्कुल भी घबराना मत, बस सोचो NU कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन डाल देना ऐसे बस, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा। आप U को जितना मर्जी बढ़ा लो, NU चेंज नहीं करेगा। देखो NU की वैल्यू चेंज नहीं कर रही, ये कांस्टेंट ग्राफ कहलाता है, ठीक है ना। यहां पे इसका स्लोप कितना आ जाएगा आप देख सकते हो? 0। तो NU वर्सेस U ग्राफ आ जाए तो ऐसे बनाना। हालांकि ये भी पूछ ले, अगर बोले नहीं NU वर्सेस किसके बीच में ग्राफ बनाए? n के बीच में बनाए, या फिर 1/u के किसी के साथ बोल दे, 1/u के साथ भी बोल दे तो भी, ठीक है ना, NU वर्सेस 1/u या n किसी के लिए भी बोल दे, ये ऐसा ही आएगा। अगर आपने यहां NU लिख दिया तो ग्राफ ऐसा ही आएगा, फिर चाहे आप यहां कुछ भी लिखो, यहां कुछ भी लिखो, फिर फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर यहां NU लिख दिया तो ग्राफ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। तीनों ग्राफ देख लो, अच्छे से देख लो। सबसे पहले ग्राफ देखो, n वर्सेस u ग्राफ। n वर्सेस u ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सर, क्योंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u के है। n वर्सेस 1/u ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सर, वो ओरिजिन से पास करेगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। थर्ड, NU वर्सेस u या NU वर्सेस n या NU वर्सेस 1/n, कुछ भी कर दो, आपको ग्राफ ऐसा ही नजर आएगा। यहां पे ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? क्लियर है? तीनों ग्राफ क्लियर है? कोई भी ग्राफ आ जाए आप बना लोगे एग्जाम में, इजी है, आपने पढ़ लिया है तो सब इजी है, ठीक है ना। ये ग्राफ हमें आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आपको मैं बताऊं, हमारे सिलेबस में जब भी हम पढ़ते हैं हमें 3 तरीके की यूनिट सिखाई जाती है। यहां पे एक होती है MKS, ठीक है ना। MKS का मतलब क्या होता है? अगर हम यहां पे लिखते हैं MKS, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं MKS। MKS का मतलब M से मीटर, ठीक है, K से किलोग्राम, K से किलोग्राम, और S से यहां पे होता है सेकंड, ठीक है ना। S से क्या होता है? सेकंड। तो MKS सिस्टम में का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मतलब लंबाई मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड। और CGS सिस्टम का मतलब क्या हो गया? अब C का मतलब क्या होगा आप समझ रहे हो? CGS सिस्टम में C का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर। G का मतलब क्या होगा यहां पे? ग्राम। और S का मतलब क्या होगा? सेकंड। यानी कि जो भी आपकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में नापी जाए, जितने भी मासेस है ग्राम में नापे जाए, और S का मतलब सेकंड, टाइम किस में नापा जाए? सेकंड में। तो MKS सिस्टम में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। और लास्ट FPS सिस्टम का मतलब है F से क्या होता है? फुट, P से क्या होता है? पाउंड, और S से क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आपकी लेंथ फुट में नापी जाए, जैसे हम अपनी हाइट फीट्स में नापते हैं, फुट फीट वही बात है। और मास पाउंड्स में, ठीक है ना, मास पाउंड्स में आप देखते हो जो बाहर की कंट्रीज हैं, इंडिया में किलोग्राम का रिवाज है, बाहर की कंट्रीज में पाउंड्स में चीजें देखी जाती हैं। और टाइम सेकंड्स में, टाइम किसमें? सेकंड्स में। ये मेरा FPS सिस्टम है। आपको थोड़े कन्वर्जन पता होंगे तो मजा आ जाएगा, वैसे मैं सारे लिखवाऊंगा।
आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है आप जानते हो? डू यू नो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप जानते हो? इसके अलावा क्या आप ये जानते हो 1 फुट में, है ना, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? पहले ये बताना कितने इंच होते हैं, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों को बताना है 1 पाउंड में कितना केजी होता है, 1 पाउंड में कितना केजी होता है। इसको फिल करते हैं, चलो एक एक करके करते हैं। पहले सबसे ऊपर वाले पे करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये तो मुझे पता है, आपको पता है, इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि आप जानते होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? किलो में कितने ग्राम होते हैं आप जानते हो? 1000। कितने होते हैं? 1000। आप ऊपर वाले को 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, और यहां पे 10 की पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हो। 3 0 है ना, तो 10 की पावर 3 ग्राम। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंच। पता है आपको 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में, 1 इंच की अगर हम बात करें, इसमें अराउंड 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का होता है 1 इंच, ठीक है ना। कितने का होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? पाउंड हल्का होता है किलोग्राम से, 0.45 के आसपास, ठीक है ना। 1 पाउंड में अराउंड 0.45 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें याद रख लोगे। देखो ये थोड़ा डेली बेसिस पे यूज होंगी, मैं सारी यूनिट्स का लिखवाऊंगा एक बार आपके लिए, बट ये ना बार बार इस्तेमाल होंगी। मैं चाहूंगा ये आपको अलग से पता हो, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी बताऊं, ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत कम। ये यूनिट आपके लिए बहुत कम, मतलब नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी नॉलेज के लिए। हाँ, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको ये सवाल पूछे जाते हैं आपके जस्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। बट फिर भी ये देखो, हमारे घर वालों को पता होगा, आप अपने घर पे पूछो अपनी मम्मी से, दादी से, वो अगर सिलाई मशीन वगैरह यूज करती है, वो आराम से बता देगी, उनके पास इंच टेप पक्का होगी, ठीक है। या घर पे कारपेंटर आता है, इंच टेप लेके आता है, उसमें भी आप देख सकते हो। पर आप याद रखना, ये चीजें हम लोगों के जनरल नॉलेज के लिए। पर हाँ, मैंने देखा नहीं कि फिजिक्स में कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा फंसा हो, नहीं आया कभी भी। वो पाउंड के बारे में नहीं पूछता है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? क्लियर है? तो ये आप लोगों को 3 सिस्टम आपको पता चल गए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। पर एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में हम क्या क्या बता रहे हैं? लेंथ, मास, टाइम। किन 3 चीजों की बात कर रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें? बोलो, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ की, मास की और टाइम की बात कर रहे हैं। लेंथ को मीटर में, यहां पे लेंथ को सेंटीमीटर में, या लेंथ को फीट में, या मास को किलोग्राम में, मास को ग्राम में, मास को पाउंड में, टाइम को तीनों सिस्टम में सेकंड्स में ही मेजर किया गया है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग। अगर बात करें हम लोग एसआई सिस्टम, आपने सुना है एसआई सिस्टम की, वो इसी का बड़ा भाई है, वो एमकेएस सिस्टम का ही बड़ा वर्जन है। एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का बड़ा वर्जन है। ऐसी अभी हमने कितनी चीजें पढ़ी है? लेंथ, मास, टाइम। कितनी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करी है? सिर्फ 3। मास, है ना, मास, लेंथ और टाइम। अगर हम इसमें और फंडामेंटल यूनिट्स जोड़ दें तो हम एसआई सिस्टम की बात कर सकते हैं। यानी कि जो अब हमें पढ़ना है वो एसआई सिस्टम है। आपने सुना होगा एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की पहले तो फुल फॉर्म देख लो, सिस्टम इंटरनेशनल, इसी को हम एसआई कहते हैं। ये रहा एस, ये रहा आई। सिस्टम इंटरनेशनल फ्रेंच वर्ड है, ठीक है ना, फ्रेंच वर्ड है ये। अगर आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। इस फ्रेंच वर्ड को हम लोग एसआई कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम में क्या है? ये एमकेएस का बड़ा भाई। जो भी हमने एमकेएस सिस्टम पढ़ा था ना, एमकेएस का बिग ब्रदर, उसका बड़ा भाई है। एमकेएस में कितनी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन की थी? बोलो, कितनी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन की थी? 3 क्वांटिटी, 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी। एमकेएस सिस्टम में हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। यानी कि यहां पे हमने सिर्फ लेंथ, मास, हमने यहां पे सिर्फ क्या पढ़ा था? लेंथ के बारे में पढ़ा था, हमने मास के बारे में देखा था, हमने टाइम के बारे में देखा था, ठीक है ना। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में,
टाइम को सेकंड में। पर अगर आप एसआई सिस्टम की बात करते हो उसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी और जोड़ दो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और जोड़ दो, इसमें और भी क्वांटिटीज होती है जैसे कि करंट, ठीक है ना, जैसे कि क्या हो गया करंट, जैसे कि करंट हो गया, इसके अलावा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, और क्या होता है, और कौन सी क्वांटिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आप देख सकते हो यहां पे हम लोग सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज की बात नहीं करते, मतलब एमके सिस्टम में हम करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 4 और क्वांटिटी डाल दोगे तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनको हम बोलते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। तो यहां पे एसआई सिस्टम बड़ा भाई है एमके सिस्टम का, ये स्टैंडर्ड है। मतलब क्यों बनाया गया है, क्योंकि हर कंट्री अलग अलग तरीके से मेजरमेंट ले रही है। यार इंडिया वाले किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, पाउंड्स में मेजर कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम वहां गए थे, हम लोग केरला गए थे, वहां अलग तरीके से यूज हो रहा था, दूसरी कंट्री में चाइना में अलग तरीके का सिस्टम था। तो सभी कंट्रीज को कभी ना कभी साथ में डील करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना पड़ता है। तो कोई बेसिस तो होना चाहिए, कोई फंडामेंटल चीज तो होनी चाहिए। उस फंडामेंटल सिस्टम को यहां पे बनाने के लिए, उस भेदभाव को यहां पे हटाने के लिए सभी कंट्रीज एग्री करी, उन्होंने एक न्यू सिस्टम बनाया, एसआई सिस्टम। एमकेएस जैसा ही है, बस एमकेएस में हम इन तीनों की बात करते थे, यहां पे हम 7 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हम बता चुके हैं, बट फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल। अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल, कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल वर्ड सुने, फंडामेंटल वर्ड, फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का क्या मतलब है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे, जिसको किसी की जरूरत ना हो, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं, फंडामेंटल है, ठीक है ना। मतलब वो अलोन अपने एक्सप्रेस करिए, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया। मास को किसी 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाने की जरूरत नहीं है, वो अलग से एग्जिस्ट करता है। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई है, उनके कॉम्बिनेशन से बाकी क्वांटिटीज बन जाएंगी, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वो सब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव कर सकते हैं, ला सकते हैं। फंडामेंटल मतलब जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो फंडामेंटल है। अरे सोचो, मुझे चाय बनानी है तो मैं दूध लाया, चीनी लाया, चाय पत्ती लाया, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको मिलाया, चाय बनाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो यहां पे जो फंडामेंटल चीजें हैं, ये क्या है, इनको मिला के कोई नई चीज बनाई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने कौन सी 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, आप जल्दी से मुझे नाम बताओगे इनके। कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं, ये 7 है, ठीक है ना। याद रखोगे, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने आपको लिखवाई है। कौन कौन सी है जल्दी से बताओ फटाफट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यही 7 लिखवाई थी ना। फर्स्ट मैंने आपको लेंथ लिखवाई थी, सेकंड मैंने आपको मास लिखवाया था, थर्ड मैंने आपको टाइम, फोर्थ, अरे ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना। 5, 6, 7 ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बाकी क्वांटिटीज डिफाइन की जाएंगी। दीज आर फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। चलो अब एक काम करो, अब आप मुझे बताओ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंथ मेजर करना है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताओ। अभी हमने देखा है एसआई यूनिट क्या है इसकी, अगर हम ध्यान से देखेंगे मीटर है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर। मास की किलोग्राम, मास की अगर आप ध्यान से देखोगे किलोग्राम। टाइम की क्या है हमारी एसआई यूनिट, सेकेंड्स, सेकेंड लिखना चाहिए, सेकेंड। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस मत लिखना, याद रखना। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ठीक है ना, केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, मोल। क्या यूज करते हैं हम लोग, मोल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर। क्या यूज करते हैं इसके लिए, बोलो, एम्पियर यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं
कैंडेला। क्या यूज करते हैं? कैंडेला। इसके लिए हम यूज करेंगे कैंडेला। ठीक है ना। बाकी आपको सिंबल इसके एम यूज कर सकते हो, इसके लिए केजी, इसके लिए स्मॉल एस, इसके लिए कैपिटल के है, मोल के लिए आप एमओएल लिख देते हो सिंपली, एम्पियर के लिए आप कैपिटल ये रखते हो और यहां पे सीडी लिखते हो, कैंडेला के लिए सीडी लिखते हो। ठीक है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ, ये सारी फंडामेंटल है भाई, बिल्कुल फंडामेंटल है। ठीक है। हमारे काम की पता है कौन सी? हमारे काम की लुमिनस इंटेंसिटी बिल्कुल काम नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको याद होनी चाहिए क्या है लुमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में भी डिस्कस मत करो क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हायर फिजिक्स में आता है, तो आप लोगों को बस इसका नाम पता होना चाहिए, काम की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ये इंटेंसिटी से अलग है, याद रखना। लुमिनस इंटेंसिटी एंड नॉर्मल इंटेंसिटी, आप फिजिक्स में इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो लुमिनस इंटेंसिटी से अलग होती है। ठीक है ना। लुमिनस इंटेंसिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंटेंसिटी, इसलिए मैं लुमिनस इंटेंसिटी पे चर्चा ही नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूं, इंटेंसिटी और लुमिनस इंटेंसिटी आर नॉट द सेम थिंग। खाली इंटेंसिटी लिखा है तो उसका कुछ और मतलब होता है, लुमिनस इंटेंसिटी लिखा है तो इसका मतलब कुछ और बन जाता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी एक कैंडेला है, इसकी यूनिट सीडी है, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, डूब जाओगे, फायदा ही नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम पढ़ेंगे ही नहीं फिजिक्स के किसी चैप्टर में, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ नाम याद रखा जाता है क्योंकि ये 7 फंडामेंटल्स है। ठीक है ना बेटा। अब बाकी सारी हम लोग जानते हैं, लेंथ, मास। अच्छा, लेंथ में भी बहुत कैटेगरी आती है, लेंथ में भी बहुत कैटेगरी आती है भाई। लेंथ में अगर मैं आपसे बोलूं किसी चीज का सरकमफ्रेंस नाप रहे हो तो भी वो लेंथ है, आप डिस्टेंस नाप रहे हो तो भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हो उसको भी आप लेंथ बोलोगे ना, पेरीमीटर की बात करोगे वो भी लेंथ है, यानी कि लेंथ के अंडर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप डिस्टेंस की बात करो वो भी लेंथ जैसा ही है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करो उसकी भी यूनिट मीटर ही है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके अलावा आप बोलोगे कि सर सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो वो भी लेंथ जैसा ही है, उसकी यूनिट भी यही होगी। पेरीमीटर, अगर हम किसी भी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे वो भी यही होगा। तो लेंथ बहुत तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना, आप बहुत तरीके से देख सकते हो। इन सभी की जो यूनिट है वो मीटर है, मतलब लेंथ के अंडर ये सब आते हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, बाकी ये मैंने लिखवा दिया। रेडियस, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा सर रेडियस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, डायामीटर, रेडियस, ये सब लेंथ की कैटेगरी में ही आती है, इन सबको लेंथ की कैटेगरी में ही रखा गया। लेंथ तो सिर्फ एक नाम है रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये सब कुछ एक जैसे हैं, क्यों? सबकी यूनिट मीटर ही है, इसीलिए। ठीक है ना। एरिया नहीं बेटे, एरिया लिख रहा है एक बच्चा, एरिया थोड़ी ना, एरिया की यूनिट मीटर नहीं होती है, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना। एरिया मत डालो यहां पे, एरिया नहीं है, रेडियस है, डायामीटर है, पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, हाइट है ना। हाइट अगर आप लिख रहे हो बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा सर हाइट लिखें, तो बिल्कुल हाइट भी है, डेप्थ, हाइट, सब कुछ। ठीक है, डन। अगर हम ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? ध्यान से समझना, ठीक है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, कौन से ग्रुप को कह सकते हो? देखो एक एक करके मैं ऑप्शन समझाता हूं। यहां पे ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए देखो, एम क्या है, ये क्या है? पहला मास क्या होता है, एम से हम लिख देते हैं, वेलोसिटी को मान लो मैंने वी से लिखा, ये है मोमेंटम। आप जानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? P इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता था? मास इंटू वेलोसिटी। अब आप सोचो, ये क्या है मेरा m, ये क्या है v, मेरा mv, क्या ये तीनों इंडिपेंडेंट है? क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम नहीं लिख सकता? सोचो, क्या ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट मतलब किसी दो को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन करके तीसरी क्वांटिटी ना आए, ऐसा है क्या? नहीं। आप देखो, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम आ जाएगा, तो मास और वेलोसिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, बट मोमेंटम फंडामेंटल नहीं हुई ना, क्योंकि मोमेंटम तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आ सकती है, मोमेंटम इन दोनों के प्रोडक्ट से आ सकती है, तो मैं इसको फंडामेंटल नहीं कह सकता ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गलत है। सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड देखो, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी। यहां डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लो एस से लिख दिया, टाइम को मैंने टी से लिख दिया, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप सोचो, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी आ सकता है? आ सकता है, मतलब वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं हुआ, वो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ गया, आपने इसको इससे डिवाइड किया, आ गया,
यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये मेरा F हो गया, ये मास M हो गया, ये मेरा A हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन ही फोर्स होता है। हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, मतलब ये तीनों भी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से फोर्स आ जाएगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा, यानी कि ये भी नहीं है। अब यहां देखो, T से टाइम, F से फोर्स, V से वेलोसिटी, ठीक है ना। मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, मैं वो फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा जो 7 मैंने पहले बताई थी। आप लोग उससे कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और है। मैंने 7 फंडामेंटल जो हम लोगों ने बनाई है वो अलग चीज है, पर यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये तीनों कंसीडर की जा सकती है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब कुछ और है। तो यहां पे आप देखो, ये हो गया मेरा वेलोसिटी v, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देखो, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां m नहीं है, कहीं भी मास नहीं है। अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो फोर्स नहीं आ सकता, क्योंकि mv/t फोर्स होता है। मतलब वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से फोर्स नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्स में m भी होता है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कंसीडर की जा सकती हैं। दो के मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से तीसरी क्वांटिटी जब नहीं आती तो इसको फंडामेंटल ग्रुप हम कह सकते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद दो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे, जिनमें से एक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, एक तो आप एंगल की बात करोगे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। एक तो मेरा एंगल हो गया और दूसरी क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। एंगल, सॉलिड एंगल, दो क्वांटिटीज आप याद रखो। एंगल की हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी है, आप मुझे बताओ क्या पढ़ाई है मैंने आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया बेसिक मैथ्स में एंगल के बारे में। क्या इसकी हम लोगों ने यूनिट पढ़ी थी? रेडियन। क्या यूनिट पढ़ी थी अगर आप याद करो? रेडियन। क्या यूनिट थी एंगल की? रेडियन। सॉलिड एंगल में आज आपको डिस्कस कराऊंगा। इसकी जो यूनिट थी, इसकी जो एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़नी है, हम लोग ध्यान से देखें, इसकी जो यूनिट है वो होती है स्टेरेडियन। इसका नाम क्या? रेडियन से पहले बस STE लिख दो, स्टेरेडियन बन जाएगा। तो एंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको पहली बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया था, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बट आज हम लोग पहले सॉलिड एंगल पे डिस्कशन करेंगे। ये एसआई यूनिट्स में हम सप्लीमेंट्री क्यों कह रहे हैं, इनको सप्लीमेंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, दे आर रेशियोज। एक्चुअली एंगल और सॉलिड एंगल बोथ आर रेशियोज। तो देखा जाए होनी नहीं चाहिए इसकी यूनिट, पर क्योंकि हम इनको मेजर कर लेते हैं इसलिए हम इनकी यूनिट्स बनाते हैं। हम इसको किसी यूनिट के साथ ही बुलाते हैं, तभी पता चलता है हमने इनको नापा है। क्योंकि हम इनको नाप रहे हैं, तो अगर यूनिट ना दे इनके आगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हमने इसको मेजर किया है, इसलिए इनके आगे कोई यूनिट लगा दी जाती है। ठीक है ना? दे बोथ आर रेशियो। याद रखना, एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, वो रेशियो ही है। तो इनकी एक यूनिट अलग से लगाई गई है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर हम सिंपली एंगल की बात करें, मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज पहले पढ़ा रखी है। आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बता रखा है। क्या फॉर्मूला होता था? जल्दी से बोलो। मैंने आपको एंगल पढ़ाना सिखाया था ना। मैंने बोला था, अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा रेडियस आर है, और यहां पे इसको हम क्या बोलते थे बच्चों? येलो कलर से इसको क्या बोलते थे? आर्क कहते थे। आर से रेडियस, आर से क्या है यहां पे? रेडियस है। थीटा क्या है यहां पे? एंगल है। क्या रिलेशन हमने पढ़ा है? थीटा इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है याद करो? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। थीटा इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। पढ़ा हुआ है ना ये हम लोगों ने पहले। तो एंगल के बारे में तो हमें पता है, हमें पता है एंगल क्या होता है। ठीक है ना? तो आप एक चीज ध्यान से देखना, आर्क पे कोई भी पॉइंट लो, क्या सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम है? आर्क पे आप जितने मर्जी पॉइंट्स बनाओ, सोचो, देखो मैंने यहां बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए, क्या सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है? हाँ या ना? सोचो। अरे हाँ, सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर्क पे, अगर मैं इसको खींचू तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सब रेडियस के बराबर ही है। एनी पॉइंट ऑन आर्क व्हेन टच विद द सेंटर बिकम्स रेडियस। यानी कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, आर्क का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है।
समझ में आ रहा है? दिस डिस्टेंस इज सेम। इसी को हम एंगल या प्लेन एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेन में बन रहा है इसलिए इसको एक प्लेन एंगल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको एक प्लेन एंगल भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये कन्वर्जन की। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, पर मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये इस चैप्टर में भी आता है, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ा दिया है। आपको पता है डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री। मैं अब इसको पढ़ा नहीं रहा, ऑलरेडी कवर्ड, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं ऑलरेडी कवर्ड इन बेसिक मैथ्स। ठीक है ना, और बाकी आप लोगों को मैं इसका वो दे दूंगा, लेक्चर एक बार प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोगों के लिए समरी लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में मैंने ये पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल, अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल, अगर मैं ध्यान से देखूं, आप लोगों को पता है, आपको ये पता है 1 डिग्री यानी कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, मुझे जल्दी से बताओ। 180 डिग्री किसके बराबर है? 180 डिग्री किसके बराबर है? ये पाई रेडियन के बराबर है। पढ़ा है ना हम लोगों ने, 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है या नहीं? तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, जल्दी से देखो। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि आप लिख सकते हो 3.14। क्या पाई की वैल्यू यही होती है? पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डिवाइडेड बाय आप 180 कर दो। ठीक है ना, तो ये किस में आ जाएगा? रेडियंस में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? अगर हम ध्यान से देखें, 1 डिग्री इज बराबर 3.14 बाय 180 रेडियन। यहां से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन देख रहे हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देख रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 डिग्री छोटा एंगल होता है या बहुत बड़ा? चलो मुझे आप बताओ, 1 डिग्री छोटा एंगल होता है या बहुत बड़ा? अगर मैं यहां पे कोई सर्कल बनाऊं, ठीक है ना, 1 डिग्री छोटा एंगल होता है या बड़ा एंगल होता है? सोच के बताना मुझे। 1 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल या फिर बहुत बड़ा एंगल होता है 1 डिग्री? बताओ, चलो बताओ, 1 डिग्री एंगल कितना बड़ा होता है? क्या ये 1 डिग्री होगा या ये मैंने बड़ा बना दिया? 1 डिग्री बहुत छोटा होता है। अरे आपके पास कंपास डी वगैरह होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने 1 डिग्री एंगल बनाया होगा। 1 डिग्री तो बहुत छोटा होता है। अरे इतना छोटा सा ऐसा होगा, ये बिल्कुल पतला है ना, ये बिल्कुल पास लाइन जा रही होंगी, हो सकता है मैंने अभी भी बड़ा बना दिया हो, बहुत छोटा होता है। 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल एंगल। 1 डिग्री छोटा एंगल है, बड़ा एंगल है? छोटा है सर, बहुत छोटा एंगल है। ऐसा ही दिखेगा ना 1 डिग्री, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना 1 डिग्री, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। अब 1 डिग्री अपने आप में एक छोटा एंगल है, मैं इसका भी छोटा कर दूं, मैं 1 डिग्री से भी छोटे एंगल बनाना चाहता हूं। ठीक है ना, नाउ व्हाट आई वांट कि मैं 1 डिग्री को भी छोटा कर दूं, यानी कि अगर मैं कोई 1 डिग्री एंगल आपको दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। 1 डिग्री से छोटा होता है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। आप मान लो थोड़ी देर के लिए ये 1 डिग्री है, वैसे 1 डिग्री आपको पता है इससे काफी छोटा होगा, आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये 1 डिग्री है। मैं इसको और छोटा करना चाहता हूं, इसके 60 छोटे छोटे हिस्से, 1 डिग्री के भी छोटे छोटे 60 हिस्से करना चाहता हूं, इक्वल डिविजन्स करना चाहता हूं। मतलब मैं इसके बीच में कुछ लाइंस खींच दूं ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से छोटे छोटे इक्वी डिस्टेंट इक्वी एंगल लाइन खींच दूं। ऐसे कितनी लाइंस खींचूंगा मैं? ऐसी मैं कुछ लाइंस खींचूंगा। कितने डिविजन्स बनाऊंगा मैं ऐसे? कितने? ऐसे 60 डिविजन्स बनाना चाहता हूं। ध्यान से समझना, ऐसे कितने डिविजन्स बनाना चाहता हूं? 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4, 5, ऐसे कितने डिविजन्स बनाना चाहता हूं? 60। कितने? 60 इक्वल डिवीजन, 60 इक्वल डिवीजन। बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री को 60 इक्वल डिवीजन में ब्रेक कर रहा हूं। 1 डिग्री को हमने क्या किया? ब्रेक्स या फिर स्प्लिट, इसको बांट दिया, स्प्लिट्स इनटू कितने? 60 इक्वल डिवीजन, 60 इक्वल भागों में इसको तोड़ दिया। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो? 1 डिग्री को छोटे छोटे, अरे ध्यान से समझना, 1 डिग्री को छोटे छोटे जो पार्ट्स में हम तोड़ रहे हैं, तो ये एंगल और भी छोटा होगा। 1 डिग्री पहले से छोटा था, ये जो एक एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं 1 आर्क मिनट। क्या बोलते हैं? 1 आर्क मिनट। और इसको लिखते कैसे हैं? 1 और ऊपर एक डैश डालते थे। इस छोटे एंगल को, जो भी एंगल बन रहा है, ये सारे 1 आर्क मिनट है। ये जितने भी एंगल बनाए हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज, ये छोटे एंगल है। ये 1 डिग्री से बहुत छोटे हैं। 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड करके आया है ये, यानी कि 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। ये सिंबल है बेटा, एक डैश डालने का मतलब है मैं आर्क मिनट कह रहा हूं।
आर्क क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद है ना, मिनट तो टाइम की यूनिट होती है ना, मिनट टाइम की यूनिट होती है, तो ये आर्क मिनट है। तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। तो एक आर्क मिनट किसके बराबर होगा? आप उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर 60 आर्क मिनट 1 डिग्री के बराबर है तो 1 आर्क मिनट क्या होगा? 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना? 1 आर्क मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 डिग्रीज के बराबर। देख लो, अच्छे से देख लो, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दोगे तो एक छोटा एंगल जो आएगा वो आर्क मिनट है। छोटा, अरे 1 डिग्री पहले से बहुत छोटा था, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा, वो पहले से बहुत छोटा एंगल था, उसका भी एक छोटा हिस्सा। कितना छोटा हिस्सा? 60 इक्वल हिस्से कर दिए, 60 इक्वल हिस्से कर दिए, 60 इक्वल डिविजन्स बना दिए। ठीक है ना? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? तो यानी कि 1 डिग्री को 60 इक्वल हिस्सों में आपने यहां पे डिवाइड किया, तो यहां पे क्या आ गया? 1 आर्क मिनट। अब 1 आर्क मिनट छोटा है, 1 डिग्री छोटा था और 1 आर्क मिनट तो बहुत छोटा है। 1 डिग्री स्मॉल, तो 1 आर्क मिनट तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वो तो और भी छोटा है, 1/60 टाइम्स है। अब आप 1 आर्क मिनट को भी और छोटा करना चाहते हो, अब आप 1 आर्क मिनट को भी और छोटा करना चाहते हो। फर्दर अब आप 1 आर्क मिनट बनाओ। मान लो आपने कहा ये छोटा सा एंगल, दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, बट ये बहुत छोटा एंगल है। ये कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? 1 आर्क मिनट। ठीक है ना? ये कौन सा एंगल ले रहा हूं? 1 आर्क मिनट, यानी कि 1 मिनट। पर अब मैंने बना बढ़ा दिया, बट ये और छोटा है, 1 आर्क मिनट है। इसको भी 60 इक्वल डिविजन्स में तोड़ो, इसके भी 60 छोटे 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 डिविजन्स कर दो। यहां पे 59 लाइंस खींच दो ना अगर ये पिंक कलर की, तो यहां पे 60 डिविजन्स हो जाएंगे। 60 इक्वल डिविजन्स अगर इसमें भी बना दे तो आप सोचो ये तो हद हो गई सर, ये तो हद हो गई। मान लो ये पेन है, इसके छोटे छोटे 60 टुकड़े कर दूं तो हर एक टुकड़ा बहुत छोटा, फिर उस छोटे टुकड़े के भी 60 टुकड़े कर दूं। भाई साहब खुद सोचो, पहले से एंगल 1 डिग्री बहुत छोटा था सर, आपने उसके 60 छोटे छोटे हिस्से कर दिए तो एंगल तो बहुत ही छोटा हो गया होगा, एंगल तो बहुत ही छोटा हो गया होगा। अब उस छोटे हिस्से के भी 60 छोटे छोटे हिस्से, यानी कि 1 आर्क मिनट के भी 60 छोटे 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 डिविजन्स कर दिए, तो हर एक डिवीजन आप देखोगे ये बहुत छोटा एंगल होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 आर्क सेकेंड। मिनट के बाद क्या आता है? सेकेंड आता है, बट इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 डबल डैश। 1 डैश होगा तो मिनट होगा, 2 डैश डलेंगे तो सेकेंड होगा। 1 आर्क सेकेंड इज 1 डबल डैश। तो 1 आर्क सेकेंड ऐसे दिखा सकते हो, यानी कि आपने 1 आर्क मिनट में 60 सेकेंड्स बना दिए। 1 आर्क मिनट के 60 इक्वल डिविजन्स बनाए, हर एक डिवीजन को आप 1 सेकेंड कह रहे हो, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए। अरे जैसे टाइम में होता है, घड़ी में होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यहां भी वही है, बट यहां पे आर्क मिनट आर्क सेकेंड है, यानी कि 1 आर्क सेकेंड में 1/60 मिनट होने चाहिए। 1/60 मिनट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ठीक है ना? तो एक बार दोबारा यहां पे आओ, समझो ध्यान से। सर जी 1 डिग्री बहुत छोटा था, 1 डिग्री में हमने 60 आर्क मिनट्स देखे, फिर हमने 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड देखे। ठीक है ना? 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट और 1 मिनट में 60 आर्क सेकेंड हम लोगों ने यहां पे देख लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू 1 मिनट, ऐसे लिख सकता हूं। देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स है तो 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स है आप देख सकते हो, कितने सेकंड्स है? 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो यानी कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होंगे। ठीक है ना? देख लो ध्यान से, कुछ खास मुश्किल नहीं किया मैंने। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है, 60 को मैं 60 इंटू 1 मिनट लिख दूं, 60 इंटू 1 60 तो हो जाएगा, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, तो 1 डिग्री में 3600 ये आ जाएगा। आप देख सकते हो, ये सब कुछ नोट कर सकते हो, है ना? क्लियर है? ये सारे छोटे एंगल है, स्मॉल एंगल। डिग्री अपने आप में एक एंगल था, 1 डिग्री पहले से छोटा था, आपने इसको और छोटा 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 करते चले गए, है ना? आसान है ना ये? ठीक है ना? अब मुझे ना सारे एंगल्स को ना याद रखना, कोई भी एंगल हो इस चैप्टर में रेडियन में जरूर कन्वर्ट करना है। आप कोई भी एंगल ले लो, किसमें कन्वर्ट करना है याद करो, चैट में लिखो।
मुझे सभी एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना इस चैप्टर में, मैं अभी आपको पैरेलल मेथड वगैरह बताऊंगा, तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, उसमें एक चीज याद रखना, सारे एंगल्स हमें रेडियन में चाहिए होंगे। किसमें चाहिए? रेडियन में। तो हमें डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखना है वहां पे, ठीक है? याद रखोगे, सारे एंगल्स मुझे रेडियन में चाहिए। तो अब मैं सभी को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, सभी को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? अपन का आदेश है, सर कह रहे हैं सभी को करो, तो करो, सभी को कन्वर्ट करो रेडियन में, सभी को कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बोलो? रेडियन में। रेडियन में डाल दो भैया, सभी को रेडियन में कन्वर्ट करने का अपना काम क्या है? सभी को अब रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? सर हमें पता है 1 डिग्री कितना होता है, चलो बताओ 1 डिग्री कितना होता है मुन्ना? सर जी पाई बाय 180 रेडियन। ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना, 1 डिग्री तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। अब 1 मिनट किसके बराबर है सर? 1/60 डिग्री के, है ना? और 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाय 180। तो 1/60 किसके बराबर होगा? बस आप क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो बेटा, यानी कि यहां पे आ जाएगा 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सुनना बहुत ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया। 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, तो 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 1/60 डिग्री के। अरे 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 1/60 डिग्री के। बताया था ना, 1 आर्क मिनट 1/60 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर, है ना? तो यहां पे हमने क्या किया, हमने बस इस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 डिग्री इसके बराबर है तो 1/60 डिग्री के लिए 1/60 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड, अगर आप 1 आर्क मिनट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे 1/3600। ये अभी हमने देखा था ना, ये कैसे आया? क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था, देखो 1 डिग्री 3600 मिनट के बराबर है, तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 1/3600 डिग्री के, है या नहीं? उल्टा भी तो लिख सकता हूं ना यहां पे, यानी कि 1 आर्क मिनट इतनी डिग्री के बराबर है। अब 1 डिग्री इसके बराबर था, तो 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 1/3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है ना? ओके, आसान है, देखो देखते जाओगे तो समझ में आएगा। कुछ भी नहीं किया, 1 डिग्री इसके बराबर है, आप 1/60 डिग्री पूछ रहे हो तो दोनों जगह 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1/60 इंटू दिस, ठीक है ना? 1/3600 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? आप दोनों जगह 1/3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3600 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1/3600 इंटू पाई बाय 80, है ना? अरे आप ऐसे सोचो ना, 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट आएगा, इसको आप इस वाले नंबर को 60 से डिवाइड कर दो तो 1 मिनट आ जाएगा, इस वाले नंबर को आप 3600 से डिवाइड कर दो तो 1 आर्क मिनट, आर्क सेकंड आ जाएगा, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है? आप जानते हो इनकी वैल्यू क्या है? अगर हम ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट मुझे तो याद है। हम इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? मुझे इनकी वैल्यू याद है, क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास ट्रिकी सिंह है। मुझे ट्रिकी सिंह ने इनकी वैल्यू बता रखी है। मुझे ट्रिकी सिंह ने कहा जब 1 डिग्री आए, 1 मिनट आए, 1 आर्क सेकेंड आए तो घबराओ मत, आप इनको रेडियन में लिख सकते हो। ट्रिकी सिंह का मेथड है, आप यहां पे लिखो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर आप डेसिमल लगा देना, फिर आप क्या लगा देना? डेसिमल लगा देना, फिर आप ऐसे लिखना 7, यहां पे लिखना 8, यहां पे लिखना 9, तो 1 2 4 7 8 9 5 1 5, मैं याद रखता हूं ऐसे। और 10 की पावर पहले -2, फिर 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, -2 -4 -6 हो गया। आप ऐसे रट सकते हो, आपको लर्न करना है ना, आपको याद नहीं होता ना, मैंने तरीका बताया है। सुनो फिर से, देखो कैसे किया। ट्रिकी सिंह का मेथड है, आप इसको ऐसे याद करने का तरीका है, आप 1 2 4 लिखो, फिर आप ऐसे डेसिमल लगा दो, फिर लिखो 7 8 9, फिर यहां लिख देना 5 1 5, और फिर 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6। यानी कि आप अपने लिए ये डिवाइड करके देख सकते हो। आप 3.14 को इससे डिवाइड करके देखो क्या आएगा। पता है क्या आएगा? 1.75 इंटू 10 की पावर -2 आएगा। आप इसको फिर 60 से डिवाइड करना तो आंसर आएगा 2.91 इंटू 10 की पावर -4, और फिर इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा
4.85 इंटू 10 की पावर -6। ये सब किस में आ रहा है बोलो? रेडियन में। ये सब किस में आ रहा है बोलो? रेडियन में आ रहा है। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। क्लियर? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? मेथड याद रहेगा। ट्रिकी सिंह को फिर से देख लो, फिर से सुन लो, जिसको कंफ्यूजन है फिर से सुन लो। मुझे लगता है अब तक तो याद हो गया होगा। क्या करना है? 1 का डबल 2 का डबल 4, फिर आप यहां पे डेसिमल लगा देना, फिर 7 8 9 5 1 5 10 की पावर -2, फिर इसकी पावर -4, इसके लिए पावर -6। क्या याद हो गया? ठीक है ना? ट्रिकी सिंह ने बल्ले बल्ले करा दी, नहीं करा दी? करा दी ना ट्रिकी सिंह ने बल्ले बल्ले। तरीका आसान है, याद रखने का तरीका। ठीक है ना? डन? आगे बढ़ जाए। क्लियर? ठीक है ना? डन है? चलें आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आसान है। द एंगल ऑफ 2 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन। अब आप कन्वर्ट करके मुझे इसका आंसर बता दो तो मैं आप लोगों की बल्ले बल्ले करा दूं। यहां पे फटाफट 45 सेकंड्स में इसका आंसर बता दो। ठीक है ना? फिर से बताओ। ये मेरा अभी है, ये मेरा बुमराह है, ठीक है ना, ये मेरा चीकू है, और ये अपना धोनी है। ठीक है ना? ये अपना धोनी है। क्या आंसर सही है? द एंगल ऑफ 2 आर्क मिनट। 2 आर्क मिनट किसके बराबर होगा? सोचो। टू आर्क मिनट किसके बराबर होगा? जल्दी से करो, जल्दी से करो। 2 आर्क मिनट किसके बराबर होगा? याद करो। 2 आर्क मिनट किसके बराबर होगा? 1 आर्क मिनट किसके बराबर था? 1 आर्क मिनट किसके बराबर था? अभी देखा था हमने। वर्क आर्क मिनट किसके बराबर था? देख लो, देख लो, फटाफट देख लो। ट्रिकी सिंह को याद कर लो, कुछ ना याद आए। अरे ट्रिकी सिंह ने हमें सब कुछ बताया है। ट्रिकी सिंह ने हमें याद करने का तरीका बताया है। 1 2 4 1.7, यहां पे 9, यहां पे 8, यहां पे 5, यहां पे 1, यहां पे 5, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे 2 आर्क मिनट पूछ रहा है। अगर आपको 1 आर्क मिनट पता चल गया, 2.91 इंटू 10 की पावर -4, तो 2 आर्क मिनट में क्या करना है? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई तो करना है। 2 इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या 5.9 कुछ 5.92 कुछ कितना आ रहा है? 5.82, सॉरी 5.82 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये आ रहा है ना? अभी आ रहा है क्या? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? चेक करो, ऑप्शन ए आ रहा है क्या? आ गया ना ऑप्शन ए? ठीक है, बहुत आसान है ऑप्शन ए। बट क्या करा आप लोगों ने? कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। आप देखो ना, 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 2.91 इंटू 10 की पावर -4। तो 2 आर्क मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 2 आर्क मिनट किसके बराबर हो जाएगा बोलो? अरे एक मिनट, मैंने कौन सा ऑप्शन मार्क कर दिया? 4.8 आ रहा होगा। सॉरी सॉरी, मैंने गलत मार्क कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 2.91 इंटू 2 करना है ना? हाँ ठीक है, 4.81 है। सही है, सही है, सही है। बुमराह सही है, बुमराह सही है। अरे बुमराह सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, 5.85 नहीं, 4.85 आ रहा होगा। 4.85, ठीक है ना? ये गलत हो गया भैया, पोल गलत हो गया, सॉरी। 4.85 आ रहा होगा। सेकंड बुमराह आ रहा है, बुमराह। ठीक है ना? बुमराह इज करेक्ट। 4.58, 5.92 नहीं, ये वाला नहीं आ रहा होगा। 4.85 आ रहा होगा। 2.9 का डबल करना है। एक सेकेंड यार, क्या कर रहा हूं मैं? गलत कर रहा हूं क्या? रुको रुको रुको, एक मिनट करके देखने दो। 2.9 2.5, अरे ठीक है, सही है। अभी ठीक था, अभी ठीक था। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने तुम्हारा आंसर देखा, मुझे लगा यार इतने बच्चे कैसे गलत कर सकते हैं, मैं तुम्हारे चक्कर में गलत कर दिया। ठीक था यार, पहला वाला सही तो था, अभी तो ठीक था। 2.9 का डबल 5.8 ही आएगा, 4.8 नहीं आएगा। करके देख लो यार, एक बार करके देखो, कैलकुलेटर में करके देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा करके देखो। 2.91 है, इसको करके देखो। लो 2.8 सही तो है, 5.82 आएगा। पहला ही सही था, 5.82 आएगा। पहले मैंने सही लिखा था, बाद में तुम्हारा कमेंट्स देख के मैंने गलत कर दी। सर को ही कंफ्यूज कर दिया तुमने। सही हो बेटे, ठीक है। 4-5 बच्चों ने लिखा सर आपने गलत करी कैलकुलेशन, मैं नहीं गलत करती तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, ए ही सही था, ए ही सही था। ठीक है ना? ए सही था। हाँ ठीक है, मेरा मोह मोह कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, सर को कंफ्यूज किया, सर का मोह मोह किया, बड़े खुश हो रहे हैं फिर मोह मोह करके। ठीक है, हाँ सर जी हमने आपको उल्लू बनाया। ओके, मजा आ गया सर। ठीक तो है, 5.82 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, वो देखने में ऐसे लग रहा है शायद 2.4 का डबल होगा 4.85। 2.9 का डबल करना है। देखो ना, 2.9 का डबल करोगे तो 5.8 के आसपास ही आएगा। अभी ही सही है, चेक कर लो।
ठीक है ना, सही था, अभी सही था। ओके डन। 2.4 के आसपास कोई नंबर होता, उसका डबल करते तो 4.8 आता, 2.9 है तो यही आएगा। आगे बढ़े, ठीक है, कर दिया तुमने मेरा मोए मोए। चलो अब ये वाला करो, ठीक है, डन। हाँ सही कह रहा है एक बच्चा, सर चैट ऑफ ही कर दो इन लोगों को, हमें गड़बड़ करा देते हैं। नहीं मैंने तो इसलिए चेक कर लिया, मैंने कहा यार क्या पता, हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, मुझे लगा शायद मैंने गलत लिख दिया हो, पता नहीं, बार बार बच्चे बोल रहे हैं, देख लो एक बार। पर तुम मजे मजे करते रहते हो, है ना, चेक नहीं कर अपना आंसर, मुझे बोल दिया सर आपने गलत की है, विश्वास करके गलती कर दी तुम पे, है। मुझे लगा शैतान बच्चे नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, सही बोल रहे होंगे, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा। चलो इसका आंसर करो भाई। 4 आर्क सेकेंड, 4 आर्क सेकेंड को कन्वर्ट करो। चलो चलो इसका आंसर करो, कोई बात नहीं, पिछला हो गया भाई, पिछला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सही करो। होता है, चलो करो, इसको करो। एंगल ऑफ 4 आर्क सेकेंड, एंगल ऑफ 4 आर्क सेकेंड, 4 आर्क सेकेंड नहीं आ रहा, पोल आ रहा है यार, पोल चला रखा है। 4 आर्क सेकेंड किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, देख लो यहां से, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आर्क सेकेंड है यहाँ पे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4.85, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4.85, करो जरा मल्टीप्लाई, इंटू 10⁻⁻6 है, कितना आ जाएगा, कुछ 19 के आसपास आएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मैं 19 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 1.9 इंटू 10⁻⁵ इज द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे क्लोज ऑप्शन डी है मेरा, मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन डी सही है। धोनी सही है भैया, धोनी सही है, तुम पे विश्वास नहीं करूंगा, तुम लोग तंग करते हो मुझे, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 67% बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है, ठीक है, डन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है, ओके डन, ठीक है, हो गया ना। चलो अगला आ जाते हैं पैरालेक्स, ठीक है ना, पैरालेक्स। अभी मैंने आप लोगों को सॉलिड एंगल पढ़ाना है, अभी सॉलिड एंगल बताया नहीं है, पर पहले मैं एंगल से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं, जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। पैरालेक्स, पैरालेक्स जानते हो आप लोग, पैरालेक्स क्या होता है, किसी ने पैरालेक्स एक्सपीरियंस किया है, पैरालेक्स क्या होता है, पैरालेक्स क्या है, आप एक काम करो, आप सबके पास पेन होगा, अभी आप बैठे हो सामने, सबके पास पेन है, सबके पास है ना, पेन है, आप एक काम करो, सब मेरे साथ करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप पेन को ऐसे सामने रख लो, अपने आंखों के ऐसे सामने रख लो, रखो अपनी आंखों के सामने, बिल्कुल ऐसे सामने रखो, दोनों आंखें ओपन रखना। अब आप क्या करो, आप अपने राइट हैंड की फिंगर को उठाओ और एक आंख बंद कर लो, राइट आइज को क्लोज कर लो, पेन को आगे रख के राइट आइज को कर लो, क्लोज कर लो, और अपनी राइट फिंगर के आगे इस पेन को कर लो कि आपको पेन नजर ना आए, कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। क्या करना है आप लोगों को, अपनी राइट आइज को क्लोज करना है और इस पेन के आगे अपनी ये राइट फिंगर को रखना है, ये वाली फिंगर को रखना है, ऐसे रखो कि आपको पेन नजर ना आए। अभी राइट आइज आपकी क्लोज होनी चाहिए, आंख एक बंद होनी चाहिए, अरे दोनों मत बंद करो भाई, दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है ना, नालायको, दोनों मत बंद करो, कह रहा दोनों बंद कर ले, तो एक बंद करो और फिर देखो, ठीक है ना, राइट आइज क्लोज करो तो आपको नजर ही नहीं आए, आपको पेन नजर नहीं आना चाहिए। अब आप अपनी राइट आइज को ओपन करो, लेफ्ट आइज को क्लोज करो, क्या अब पेन नजर आ रहा है, आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, यानी कि जब आपने राइट आइज क्लोज की थी तो पेन नजर नहीं आ रहा था, आपने अपनी उंगली को ऐसे एडजस्ट किया कि पेन नजर ना आए, पर जैसे ही आपने आइज ओपन की और लेफ्ट आइज को क्लोज किया, लेफ्ट वाली आंख को बंद करके आप इस पेन को देख रहे हो, तो आपको पेन नजर दोबारा से आने लगेगा, पहले नजर नहीं आ रहा था, आपने उसको हाइड कर दिया था, बाद में वो नजर आएगा। क्या किया आप लोगों ने, प्रैक्टिकली करके देखा है ये सबने, है ना, ये पैरालेक्स है, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स। पैरालेक्स का मतलब क्या है, देखो मेरी दोनों आंखों की डायरेक्शन देखो ध्यान से, दोनों में कुछ डिस्टेंस है, सभी की में, आपकी में भी है भैया, सिर्फ मेरी नहीं, आपकी आंखों में भी डिस्टेंस है, ठीक है ना, अपने पे डाउट मत करो कि सर सिर्फ आपकी आंखों में, हमारी में नहीं है क्या, आपकी में भी है, ध्यान से देखो, एक बार शीशे की तरफ देखो, बड़े सुंदर लग रहे हो, ये मत देखो, ये देखो आपकी आंखों में डिफरेंस है, दोनों में डिस्टेंस है, सभी की में होता है, ओवरलैप्ड नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन का फर्क है। कहने का मतलब है, आप एक बार मान लो इस आंख से देख रहे हो, ठीक है ना, ये आपके सोने सोने नैन, है सोने सोनी आंखें आपकी, एक ये वाली आंख, एक ये वाली आंख, ठीक है ना,
ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में एक ये वाली आंख, ये वाली आंख, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, आपने यहां पे पेन रखा हुआ था पहले, ठीक है। तो आपने जब एक आंख को क्लोज किया हुआ था तो आप अपने पेन को पता है कहां रखते हो, यहां पे कहीं रखते हो। तो आपको ये नहीं दिखता क्योंकि ये इसके पीछे छुप जाता है, समझ रहे हो। ये आपका पेन था, ठीक है ना, और ये आपने अपनी फिंगर रखी हुई थी। तो आप क्या कर रहे थे, आपने ये वाली आंख बंद की थी, आप इस आंख से देख रहे थे, तो आपने अपनी फिंगर को यहां रखा हुआ था, आपको पेन नजर नहीं आ रहा था। अब आपने जैसी ही आंख ओपन करी, अब आप इससे देख रहे हो तो आपको पेन नजर आएगा, क्योंकि पेन और आपकी आंख के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स, ठीक है ना। ठीक है, मुझे उसकी याद आ गई, वो कौन सी मूवी थी, वो कोई मिल गया, अगर आप लोगों ने देखी हो। मां मुझे सब नजर आ रहा है, मां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मां है देखा है वाला सीन, मुझे तो वो याद आ गया देख के, है ना। हाँ मां मुझे सब नजर आ रहा है मां, तो वही वाला सीन हो गया आपके साथ, है ना। पहले एक आंख से नहीं देखा, दूसरी आंख से खोल के देखा तो दिख गया। दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स, ठीक है, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। पहले आप इस एंगल की तरफ देख रहे थे, अब इस एंगल की तरफ देख रहे थे, तो ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए। आपकी दोनों आंखों के बीच के डिस्टेंस को हम यहां पे बेसिस कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं, इनको बेसिस बोल देते हैं। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, एक बार यहां से देख रहे हो, एक बार यहां से देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड बेसिस, दिस इज कॉल्ड बेसिस, है ना। हाँ जादू वाला, दिस इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ये बेसिस होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, बेसिस होता है, दो अलग अलग पॉइंट से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे, पैरालेक्स को यूज करेंगे कि हम अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहां पे जो एक एंगल बनता है इसको पैरालेक्स एंगल कहते हैं। यहां पे जो थीटा बनता है इसी को हम पैरालेक्स एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल। पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, अब हम यहां फिजिक्स में ऐसा नहीं करेंगे, कभी इस आंख से देख रहे हैं, कभी इस आंख से देख रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। अब हम दो अलग अलग जगह जाके देखेंगे, अलग अलग लोकेशन से देखेंगे, अपनी जगह बदलेंगे, कभी यहां से देख रहे हैं, कभी वहां से देख रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से देखा करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पढ़ाई पे आ जाओ, मैंने एक बात स्टार्ट क्या करी, कोई मिल गया वाली, अब धूप जादू सब चालू हो गया यहाँ पे। वे सुधर जाओ नालायक को, पढ़ लो, ठीक है। वो सिर्फ समझाने के लिए था ताकि याद रहे, ठीक है। लग गए हैं भाई साहब, क्या गप्पे मारी जा रही हैं, मजा आ रहा है सर जी, माहौल बन गया सर जी, जादू धूप सब सब लगे पड़े हैं। कोई मिल गया के डायलॉग, ओम 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 ओम, मैं पिटाई करूंगा, मैं कान खींच लूंगा वहीं आके स्क्रीन में से, ठीक है। यहां ध्यान दो अब, ओके। तो भाई यहां पे अपने को यह सीखना है कि इससे हमें सीखने को क्या मिला, अलग अलग व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, दो अलग अलग लोकेशन से देखा जाए, तो आपका एंगल बदल जाता है। यहां से इसका एंगल ऑब्जेक्ट का अलग है, यहां से अलग है, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। लाइन ऑफ साइट ये अलग है, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, यहां पे ये लाइन ऑफ साइट अलग है, तो दोनों लाइन ऑफ साइट पे एक एंगल बन रहा है, इसी को हम पैरालेक्स एंगल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, पैरालेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें समझ तो आ गया, मजा भी आ गया एक्टिविटी करके, पर करें क्या। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ना दूर की चीजें देखते हैं, दूर की चीजें, ठीक है ना। दूर की चीजों का मतलब है यहां पे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं गैलेक्सीज की, स्टार्स की, जो हमसे काफी दूर है, सन की, मून की, जिनका डिस्टेंस हमसे काफी ज्यादा है, उनकी ऑब्जर्वेशन लेंगे। किनकी ऑब्जर्वेशन लेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर हैं सर, उनकी ऑब्जर्वेशन लेंगे। और एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के नहीं, ऐसे नहीं, दोनों आंखों से ऑब्जर्वेशन लेंगे, पर अलग अलग लोकेशन से लेंगे, अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग जगहों से एक ही ऑब्जेक्ट की हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग ऑब्जर्वेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, बोलो, टेकिंग ऑब्जर्वेशन। क्या कर रहे हैं, टेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस, दो अलग अलग लोकेशन से, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट से मैं एक ही ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन लूंगा, है ना, अलग अलग जगह से। मान लो एक लोकेशन है लोकेशन ए, एक लोकेशन है लोकेशन बी। आपने एक बार यहां खड़े हो गए, एक बार यहां खड़े हो गए, पहले यहां थे, फिर चल के आप कहां पहुंच गए, यहां, पहले यहां थे, फिर चल के कहां पहुंच गए, यहां, और दूर पड़ा किसी कोई ऑब्जेक्ट को देखो, कोई दूर पड़े ऑब्जेक्ट को आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है हमसे बहुत दूर, इसकी ऑब्जर्वेशन अब आप लोगों को लेनी है। तो यानी कि एक बार आप यहां से इसको देखोगे, एक बार यहां से देखोगे, तो लाइन ऑफ साइट एक बार ये हो गई, एक बार लाइन ऑफ साइट ये हो गई, समझ रहे हो, एक बार लाइन ऑफ साइट वो हो गई, एक बार लाइन ऑफ साइट ये हो गई। और जो एंगल बनेगा ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा,
प्लीज याद रखना, ये पैरालेक्स एंगल ले रहे हैं हम, ये एंगल क्या होना चाहिए, वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी आपको लगाने हैं भाई लगाते जाओ, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड, आपकी नोटबुक। स्मॉल एंगल मतलब ये बहुत छोटा है। छोटे एंगल आज हमने पढ़े हैं ना, मिनट्स में, सेकंड्स में जो एंगल है, इतने छोटे एंगल होते हैं ये। 1-2 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होगा, ये सारे एंगल बहुत छोटे हैं। 1-2 डिग्री से छोटे एंगल है, 1 डिग्री के आसपास है, उससे छोटे ही एंगल है, ठीक है ना। तो हमारे एंगल बहुत छोटे, बहुत ज्यादा छोटे। कितने छोटे, बहुत छोटे से, है ना, छोटे 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 एंगल्स हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या मैं आर्क बनाऊं तो क्या आर्क ऐसी बनाई जाएगी, दिस इज द आर्क, आप ध्यान से देखो, क्या यही आर्क होगी, क्योंकि अगर आप सर्कल पूरा करोगे तो क्या मैं इसको ही आर्क कहता हूं, दिख रही है आप लोगों को। मैं 2 बनाऊंगा, आप मुझे बताना इनमें से कौन सी वाली आर्क है, ये ग्रीन वाली, ठीक है, या पिंक वाली, इनमें से आर्क कौन सी है, पिंकू या हरियाली। आर्क क्या कहलाती है, पिंकू या हरियाली, इनमें से कौन सी आर्क है, आप मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ। यहां पे हरियाली आर्क है या पिंकू आर्क है, यहां पे हरियाली को मैं आर्क बोलूंगा या पिंकू को, इनमें से आर्क कौन सी है, पहचानो आर्क, ठीक है ना, आर्क पहचानो, अरे दीवानो आर्क पहचानो, ठीक है ना, पढ़ लो, ठीक है ना, चलो दीवानो आर्क पहचानो, फटाफट बताओ, पिंकू या हरियाली, पिंकू या हरियाली, आर्क कौन सी है इसमें से, हरियाली है, यहां पे हरियाली है, ग्रीन वाली है, ठीक है ना। पर आपको क्या याद रखना है, मैंने जानबूझ के बनाई है, आपको यह याद रखना है, जब ये एंगल छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा सर, जान निकल जाएगी सर, इतना छोटा सा एंगल है ये, इतना छोटा सा जब ये एंगल होगा तो हरियाली और पिंकू में कोई फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। ओ छोटे एंगल के लिए सर, छोटू एंगल के लिए, अरे ये पता है ये बहुत ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। छोटे एंगल के लिए ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है ना, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है ना, जब एंगल बहुत छोटा हो हरियाली पिंकू बराबर है, ठीक है ना, छोटे एंगल के लिए, है ना, स्मॉल एंगल फोर वी एंगल, है ना, बहुत छोटे छोटे एंगल के लिए ये दोनों बराबर हैं, हरियाली एंड पिंकू आर सेम, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे बोलो, हरियाली और पिंकू आर सेम, ये दोनों बराबर आप ले सकते हो। वैसे आप जानते हो आर्क हरियाली को कहेंगे, पिंकू को नहीं, पर हम यहां इन दोनों को बराबर लेंगे, ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों बेसिस जो थे, ये जो बेसिस था यही मेरी आर्क बन जाएगा, मतलब मैं पिंकू को हरियाली के बराबर ले सकता हूं, तो मैं हरियाली को यहां पे मिटा दूंगा और इसी को अपनी आर्क मान लूंगा। और मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सोचो, ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से रेडियस। इस डिस्टेंस को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, फिर रेडियस, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो आर्क से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस आपने मुझे बताया था रेडियस होता है, भूल तो नहीं गए, आपने बताया था मुझे कि सर आर्क से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो सर आप इसको रेडियस ले सकते हो ना, क्योंकि सर ये आर्क जैसा ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन हम ले रहे हैं, पिंकू हरियाली एक ही बात है, और हरियाली से लेके वहां तक का डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है, यही डिस्टेंस तो रेडियस होता है, आप ही ने तो पढ़ाया था मुझे थोड़ी देर पहले, आपने कमेंट में भर भर के लिखा था इसको रेडियस कहते हैं। अगर आप बोलोगे कैसे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, आपने बोला था, झूठ मत बोलो, आप ही ने कमेंट में लिखा था पहले, ठीक है ना, है ना। मां मुझे सब नजर आ रहा है, मां मुझे रेडियस नजर आ रहा है, मां दिख रहा है ना, क्लियर है ना, अजी बताओ मुझे, है ना, सही है ना, आप ही ने बोला था, आप ही ने बोला था, अब आप फंस गए, आप ही ने बोला था, बताया था नहीं बताया था, हाँ सर ये रेडियस हो गया। फिर फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपने, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपको ए और बी के बीच की दूरी पता है, अरे पहले आप यहां खड़े थे, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, पहले सर जी मैं यहां पे खड़ा था, फिर सर जी मैं यहां पे आ गया, ठीक है ना, यहां पे सर मैं पहले था, इनिशियली मैं यहां पे था, फाइनली सर मैं यहां पे आ गया, तो मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही है ना मैं कितना चला, मतलब मुझे इसकी आर्क तो पता ही है ना, क्या मुझे आर्क पता है, अगर मुझे पता है मैं यहां से यहां आया हूं तो मुझे आर्क पता है। अगर कोई मुझे एंगल बता देना सर, अगर कसम से सर कोई मुझे एंगल बता देना तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं, मतलब रेडियस क्या बन गया, आपका डिस्टेंस यहां तक। मान लो आप स्टार को देख रहे थे,
मान लो आप स्टार को देख रहे थे, किसको देख रहे थे? स्टार को देख रहे थे। एक बार ए से देखा, एक बार बी से देखा। आपने स्टार को एक बार ए से देखा, एक बार बी से देखा, एक बार आपने ए से देखा, एक बार बी से देखा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको ए से बी तक का डिस्टेंस पता है, यानी कि आर्क पता है। ए से बी तक का डिस्टेंस पता है, आप ही तो चल के गए हो, आप यहां से यहां तक गए, अपनी गाड़ी में गए, आपने देख लिया कितना डिस्टेंस चला हूं मैं। ठीक है ना, यार कदम से चला मैं तो चला हूं, तो मुझे ये डिस्टेंस पता है, यानी कि आर्क पता है। अगर भाई साहब कोई थीटा बताते, थीटा पता चल जाता है, टेलीस्कोप को घुमाते हैं ना तो हमें एंगल पता चल जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये मेजर कर लेते हैं, तो आपको डरना नहीं है सर हमें कैसे पता चलेगा, वो पता होता है। हमारा काम होता है ये डिस्टेंस निकालना। हमारी दूरी स्टार से रेडियस के बराबर ही तो है। क्या हमारी दूरी स्टार से रेडियस के बराबर है? डायग्राम में देखो, यानी कि मुझे क्या निकालना है यहां पे। अगर मुझसे कोई यहां पे रेडियस पूछे तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप देखोगे आर्क डिवाइडेड बाय थीटा। कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, आर्क डिवाइडेड बाय थीटा। देखा जाए रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ, अगर यहां पे देखा जाए रेडियस ही क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम ऑब्जर्वर। यही तो हम निकालना चाहते हैं ना बाबा, यही तो हम निकालना चाहते हैं ना। ठीक है ना। और आर्क क्या है यहां पे, आर्क है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर, जो हम चल रहे हैं ये मेरी आर्क है। अब बताओ क्या ये बात, ये क्या इतना मुश्किल है क्वेश्चन? नहीं, आपसे क्वेश्चन में अगर हमें थीटा दे दे, आर्क बता दे, रेडियस निकाल लेना। और रेडियस ही क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम ऑब्जर्वर। डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑफ ऑब्जर्वर नहीं, फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है ना, फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है ना। हुण दस दो मैनू समझ आ गया सारे मेरी क्लास, सारे मेरी गल क्लियर है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलता हूं मैं बीच में। ठीक है ना, सारे मेरी गल समझ आ रही है? हुण जे तुहानू समझ आ रही है तो कमेंट इच लिख दो, सर जी सानू समझ आ गई। ठीक है ना, समझ आ गई सर जी, समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। ठीक है ना, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब अपने को समझ में आ गया भाई साहब, इसी फॉर्मूले का यूज करा जाएगा, इसी फॉर्मूले को रगड़ा जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पे पैरेलैक्स मेथड आप देखो ऐसे यूज कर रहे हो। मान लो आपको अपने से मून तक का डिस्टेंस निकालना है। कहां तक का डिस्टेंस निकालना है? मून तक का। चांद की बातें करते हैं सर अपन, एकदम आशिक आदमी है ना, चांद तारों की बातें करते हैं सर, एकदम चांद देखते रहते हैं। ठीक है, और कुछ काम नहीं है, चांद देखते रहते हैं सर। एक बार हमने चांद ए से देखा, एक बार बी से। देखो अर्थ की अलग अलग लोकेशन। ठीक है, अर्थ के एक बार इस हिस्से पे पहुंच गए सर हम। ठीक है ना सर, अपन ट्रैवलर है, अपन एक बार यहां से देखेगा, एक बार अपन यहां से देखेगा। आप अर्थ पे हो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है ना, ये अर्थ है, अनर्थ मत कर देना इसका भैया, अर्थ है। ठीक है, दिस इज माई अर्थ एंड दिस इज माई मून। एक बार हम यहां से देख रहे हैं, एक बार हम यहां से देख रहे हैं, एक बार ए से देख रहे हैं, एक बार हम बी से देख रहे हैं। तो ए से लेके मून तक का डिस्टेंस, बी से लेके मून तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा आप बताओ? सोचो ये डिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा, सोचो ये डिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा? सर ये रेडियस की तरह काम करेगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ, यहां पे आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस किसकी तरह काम कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। क्या यही मेरा बन जाएगा, है ना। और ये क्या है मेरा? पैरालेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल है अगर हम ध्यान से देखें? पैरालेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल है मेरा? जो भी हमने यहां पे पैरालेक्स कहा था या पैरालेक्स एंगल की बात की थी, ये वो है। और ये जो हमारा रेडियस, ये क्या है? डायामीटर। दोनों डिस्टेंस, दोनों अलग अलग लोकेशन बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डायामीटर ऑफ अर्थ। यानी कि यहां पे जो आर्क होगी वो किसके बराबर होगी? आर्क यानी कि जो इसने यहां पे बी लिखा है वो किसके बराबर हो जाएगी? डायामीटर ऑफ अर्थ। किसके बराबर? डायामीटर ऑफ अर्थ के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये किसके बराबर हो जाएगी? डायामीटर ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लियर है। अब इससे रिलेटेड अगर हम ध्यान से देखें, हम लोगों को यहां पे थीटा का फॉर्मूला पता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। अगर आपको रेडियस निकालना है तो आर्क डिवाइडेड बाय थीटा कर दो। बट थीटा रेडियन में होना चाहिए बाबा, याद रखना, गड़बड़ मत करना। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ओके, क्लियर। क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, देखो ये रहा क्वेश्चन, देख लो। बस एक क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी, एक क्वेश्चन फिर छुट्टी। वो कह रहा था पैरालेक्स ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट एज मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ अर्थ। आप यहां पे अर्थ पे चले गए, ठीक है ना। ये हमारी अर्थ है, धरती माता है, यहां पे हम खड़े हो गए। हमने एक बार यहां से देखा, एक बार हमने यहां से देखा। मुझे कैसे पता मैंने यहां और यहां से देखा? पढ़ो क्वेश्चन में। वो कह रहा है यहां पे डिस्टेंट प्लैनेट, कोई दूर
खड़ा प्लैनेट, कोई दूर प्लैनेट होगा, यहां पे हम इस प्लैनेट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? इस प्लैनेट को। फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ अर्थ। दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यही होंगे ना, देखो इनके बीच में डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है ना। अर्थ को यहां, अर्थ के यहां से और यहां से, एक बार यहां से देखा, एक बार यहां से देखा। किसको देखा? प्लैनेट को देखा। किसको देखा? किसी प्लैनेट को देखा। और ये डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में दिया है, ये डिस्टेंस हमें दिया है, देखो ध्यान से। रेडियस ऑफ अर्थ ये है, ये अर्थ का रेडियस है बेटा। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। क्या आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर लिख सकते हो? देखा जाए ये हो जाएगा 64, कितने जीरो बोलो, काउंट करो। 1 2 3 4 5, सर 5 जीरो। कितने जीरो? 5 जीरो। तो डायामीटर कितना होता है आप जानते हो? डायामीटर हो जाएगा 2r। डायामीटर कितना हो जाएगा? 2r। तो 2r कितना हो जाएगा? 128 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। यानी कि आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 128 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। और हम लोगों को पैरालेक्स दिया है, देखो 1 मिनट, ये एंगल दिया है। आप मुझे बताओ यहां 1 मिनट लेंगे और 1 मिनट किसके बराबर है? 1 मिनट किसके बराबर है आप जानते हो? किसके बराबर होता है 1 मिनट? रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसके बराबर होता है? 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन के बराबर होता है। इसी के बराबर होता है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ये मैं होमवर्क में दूंगा, आप लोग घर से करके बताना मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें रेडियस निकालना है। यहां पे ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? थीटा आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होता है? थीटा। अगर हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन थीटा। यानी कि रेडियस किसके बराबर? आर्क डिवाइडेड बाय थीटा। आर्क कितनी है? ये है 128 इंटू 10 की पावर 5, और थीटा कितना डालना है? 2.91 इंटू 10 की पावर -4। सब कुछ मैंने कर दिया, आप लोग होमवर्क में, सिर्फ चाहता हूं आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से डिस्कस करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। कर लोगे अब आगे? बाबा कर लोगे? ये पावर -4 को ऊपर ले जाना, ठीक है ना। हो जाएगा ये आराम से, जल्दी से बोलो मुझे, फटाफट बताओ, क्या ये कर लोगे? हो जाएगा? ट्राई करोगे? मैं डिस्कस कर लूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। काफी बच्चों ने आंसर कर लिया, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा जहां खत्म किया है। अच्छे बच्चे बनके रिवाइज करके आना, समझ में आ रहा है? अच्छे बच्चे बनके नेक्स्ट क्लास में आना, डांट मत खाना मेरे से, पहले रिवाइज करके आना। रिवाइज करने का तरीका क्या है? घर जाना, अच्छे से पहले सारी चीजें पढ़ना, सारी स्लाइड्स एक बार देखना सर ने कितने मेहनत करके, बेचारे ने कितनी कितनी चीजें पढ़ाई हैं हमें। बेचारे आए हैं सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं किया, हमें पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम भी मेहनत कर लें। चलो कोशिश करते हैं, सर की बात रख लेते हैं, सिलेक्शन करके दे देते हैं। छोटी सी इच्छा है सर की कि उनके स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाए, क्यों ना इस बार उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अपने लिए नहीं, चलो सर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतना कर दो इस बार, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा मैं फिर से, और मजा आएगा भाई, फिर से पढ़ेंगे हम दोनों। मुझे तो इंतजार रहता है रोज आपकी क्लास का, आप भी उतनी बेसब्री से इंतजार करा करो और नए नए कॉन्सेप्ट सिखा करो, ठीक है। मजाक मजाक में क्वेश्चंस हो गए हैं भैया, अगले लेक्चर में और मजे लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना जो मैं चीजें सिखा रहा हूं। चलो जी, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, बाय एवरीवन। अच्छा एक चीज और, डीपीपी के लिए मैं होमवर्क दे देता हूं भैया, फटाफट आप देख लेना। डीपीपी आप लोगों को जो मिलेगी, 1 डीपीपी मिलेगी, इसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह के भी सवाल होंगे, थोड़े पिछले भी होंगे, और थोड़े इस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। और आप बैक एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1 आप लोग स्टार्ट कर देना, ठीक है। डन। चलो जी, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।